कहानी की शुरुआत एक ऐसे क्षण से होती है जब एक व्यक्ति अपनी छोटी बहन को कुछ दिखाते हुए हंस रहा था और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय सुशिन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वह उस पर विश्वास न करे और बताया कि वह उसे बचाने आया है। अपने अंतिम क्षणों में सुशिन अपने पिछले जीवन को याद करते हुए सोचता है कि संसार के नियम बहुत कठोर हैं और लोगों के मन को समझना बेहद मुश्किल है। वह मन ही मन संकल्प करता है कि यदि उसे दूसरा जीवन मिला तो वह निश्चित रूप से एक खलनायक बनेगा। तभी एक रहस्यमय सिस्टम की आवाज उसके सामने आती है। सिस्टम उससे कहता है कि यदि वह अतीत की शक्ति को पलटना चाहता है और यदि उसे एक और मौका दिया जाए तो वह क्या चुनेगा। वह उससे पूछता है कि क्या वह संतुष्ट है, क्या उसके भीतर अभी भी जुनून बाकी है और क्या वह सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अगले ही क्षण सुशिन दर्द से कराहते हुए होश में आता है। उसकी छोटी बहन शिन एर घबराकर उसे पुकारती है और पूछती है कि क्या आज फिर उन बुरे लोगों ने उसे पीटा है। वह लगातार उसे जल्दी जागने के लिए कहती है क्योंकि वह बहुत डरी हुई है। तभी लियू सिंदाओ की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि सुशिन तो उनके ही गिरोह का भाई है, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे मार डालेगा। शिन एर अपने भाई को गिरने से बचाने की कोशिश करती है और उससे जागने की विनती करती है। सुशिन मन ही मन सोचता है कि लियू सिंदाओ बहुत चालाक और क्रूर है और फिर अपने ही अस्तित्व पर सवाल करता है कि क्या सुशिन वास्तव में एक इंसान है। वह अपने पिछले जीवन को याद करता है जब उसने सही काम करने की कोशिश की थी लेकिन संसार की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। अब वह फैसला करता है कि इस जीवन में वह सुशिन के रूप में एक अद्वितीय और महान खलनायक बनेगा। कुछ समय बाद गुंडों को शिन एर दिखाई देती है। उनमें से एक कहता है कि यह छोटी लड़की सच में यहाँ है, जबकि दूसरा उसे जल्दी से वहां से ले जाने के लिए कहता है। पहला गुंडा शिन एर को बहलाते हुए कहता है कि उनके साथ चलो, अंकल उसे एक अच्छी जगह ले जाएंगे। लेकिन शिन एर अपने भाई की बात याद करते हुए साफ कहती है कि उसके भाई ने उसे अजनबियों के साथ जाने से मना किया है। दूसरा गुंडा उसे डराते हुए कहता है कि उसका भाई पहले ही मर चुका है और उसे चुपचाप उनके साथ चलना चाहिए, वरना वह उसे मार डालेगा। शिन एर उसके झूठ को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसका भाई नहीं मरा है। तभी सुशिन वहां पहुंचता है और अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहता है। सुशिन को जीवित देखकर गुंडे घबरा जाते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या वह अभी तक मरा नहीं है। सुशिन लियू सिंदाओ को संबोधित करते हुए कहता है कि उसने उसे धोखा दिया, ये बात अलग है, लेकिन अब उसने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक गुंडा सुशिन की कमजोर हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह उसकी बहन को अपने साथ ले भी जाए तो सुशिन उसका क्या बिगाड़ लेगा। सुशिन उन्हें कचरा कहते हुए स्पष्ट कर देता है कि वह उनके साथ कोई दया नहीं दिखाएगा। गुंडों में से एक उसकी टूटी हुई लोहे की तलवार देखकर उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वह सच में उस तलवार से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। सुशिन जवाब देता है कि यह तलवार लोगों को मार सकती है। इसके तुरंत बाद तलवार के वार की आवाज और चीख सुनाई देती है। गुंडा अविश्वास में कहता है कि यह असंभव है। सुशिन उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने एक कदम भी और हिलाया तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। डर से कांपता हुआ गुंडा सारी जिम्मेदारी लियू सिंदाओ पर डाल देता है। वह कहता है कि यह सब लियू सिंदाओ का फैसला था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह पुरानी भाईचारे की खातिर सुशिन से माफी मांगता है। सुशिन उसे आदेश देता है कि लाशों को वापस ले जाए और लियू सिंदाओ से कहे कि उसने सुशिन से जो कुछ किया है उसे सुशिन खुद आकर वापस लेगा। गुंडा तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सुशिन उसे रोकता है और आदेश देता है कि उसके पास जितने भी पैसे और चांदी हैं वह सब वही छोड़ जाए। सुशिन के गुंडों से निपटने के बाद उसकी बहन शिन एर उससे पूछती है कि क्या वह बुरा आदमी मर गया है। सुशिन उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, उसने उसे सिर्फ थोड़ा सबक सिखाया है। लेकिन शिन एर अब खुद को छोटी बच्ची नहीं मानती। वह बताती है कि वे बुरे लोग रोज उसे परेशान करते हैं और अगर वे मर जाए तो ही बेहतर होगा। सुशिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि भविष्य में कोई उसे परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वह आंटी वांग से अनुरोध करता है कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए क्या वह शिन एर का ध्यान रख सकती है। आंटी वांग उसे सावधानी से काम करने की सलाह देती है। जाते समय शिन एर अपने भाई से जल्दी वापस आने के लिए कहती है। सुशिन के वहां से निकलने के बाद अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि उसने नौसिखिया मिशन पूरा कर लिया है। इसके पुरस्कार के रूप में उसे खलनायक चरित्र का शुरुआती आंतरिक कौशल क्वानजेन शोगन इनर पावर प्राप्त हुआ है। सुशिन चौंककर पूछता है कि कौन बोल रहा है। सिस्टम अपना परिचय ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सुपर विलेन सिस्टम यानी ग्रेट विलेन सिस्टम के रूप में देता है। सुशिन समझ जाता है कि उसके दिमाग में जो अजीब चीजें दिखाई दे रही थी उनके पीछे यही सिस्टम था। वह पूछता है कि क्या वास्तव में उसी की वजह से वह इतनी आसानी से लोगों को मार पाया। सिस्टम जवाब देता है कि यदि उसने उसे वह आंतरिक कौशल नहीं दिया होता तो क्या वह इतनी आसानी से मार पाता। इसके बाद सिस्टम बताता है कि उसके पास सभी खलनायक पात्रों की शक्तियां और वस्तुएं मौजूद हैं। सुशिन उत्सुक होकर पूछता है कि वह उन शक्तियों और वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकता है। सिस्टम हंसते हुए कहता है कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है यह उसे खुद पता लगाना होगा। ये सुनकर सुशिन इस सिस्टम को बकवास और लापरवाह सिस्टम कहकर नाराज हो जाता है और पूछता है कि क्या यह इससे भी अधिक लापरवाह हो सकता है। इसी बीच लियू सिंदाओ के लोगों के बीच खबर फैलती है कि लाओवो को किसी ने मार दिया है। एक व्यक्ति घावों को देखकर अनुमान लगाता है कि सामने वाला तलवार का माहिर खिलाड़ी है और उसकी तलवारबाजी कम से कम 10 साल पुरानी लगती है। ये सुनकर लियू सिंदाओ तुरंत इस बात को गलत बताता है और हैरानी से पूछता है कि सुशिन कब से तलवारबाजी का उस्ताद बन गया। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या वह वही बेवकूफ है जिसकी जगह लियू सिंदाओ ने छीन ली थी। लियू सिंदाओ इसकी पुष्टि करते हुए शक जताता है कि शायद सुशिन ने गुप्त रूप से आंतरिक कौशल सीख लिया हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे मूर्ख कहते हुए समझाता है कि केवल होतन क्षेत्र के लोग ही आंतरिक कौशल सीख सकते हैं। दूसरी ओर सुशिन को एक यांची गोली के बारे में पता चलता है जो आंतरिक शक्ति को दोगुना कर सकती है। लेकिन वह सोचता है कि उसके पास अभी कोई आंतरिक शक्ति ही नहीं है। फिर भी वह इसे छोड़ देता है और खुद को समझाता है कि मक्खी की टांग भी आखिर मासी होती है। तभी सिस्टम अचानक एक नया नौसिखिया मिशन सक्रिय करता है। सिस्टम बताता है कि नौसिखिया मिशन के तहत सुशिन को 3 दिनों के भीतर लियू सिंदाओ को मारना है और नेता बनना है। मिशन पूरा करने पर उसे 10 विलेन पॉइंट्स और एक प्राथमिक यांची गोली मिलेगी। लेकिन मिशन विफल होने पर सजा के रूप में उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। ये सुनकर सुशिन हैरान रह जाता है और पूछता है कि सजा इतनी कठोर क्यों है। इसके बाद चेन गो सुशिन के पास आता है और वादे के मुताबिक चांदी का पैसा उसके सामने रखता है। सुशिन लियू सिंदाओ की नेता वाली स्थिति को देखते हुए कहता है कि यह पद अब ज्यादा दिनों तक उसके पास नहीं रहने वाला।
तभी लियू सिंदाओ सुशिन को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने लाओवू को मारने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। लियू सिंदाओ का एक गुंडा सुशिन पर हमला करते हुए कहता है कि किसी का पैसा लेकर काम करना पड़ता है और उसे मारना ही पड़ेगा, इसलिए सुशिन को उसे दोष नहीं देना चाहिए। तलवार का वार होता है, लेकिन सुशिन खाली हाथ तलवार को रोक देता है। गुंडा इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता और कहता है कि यह असंभव है। वह ये समझाने की कोशिश करता है कि भले ही सुशिन की तलवार तेज हो, लेकिन सुशिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक देता है और कहता है कि लेकिन कुछ नहीं। इसके बाद वह वार करता है। लियू सिंदाओ ये देखकर घबरा जाता है कि सुशिन ने टाइगर बॉस के आदमी को मार दिया है। सुशिन अपने लोगों को आदेश देता है कि उसे रोको और भागने मत दो। लियू सिंदाओ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुशिन उसे उसके पुराने स्वभाव की याद दिलाता है। वह कहता है कि इन मौके पर अपने भाइयों को धोखा देना ही उसकी पुरानी आदत है। इसके बाद सुशिन लियू सिंदाओ से पूछता है कि अब वह हिल क्यों नहीं पा रहा है और उसे मार डालता है। लियू सिंदाओ की मौत के बाद सुशिन घोषणा करता है कि लियू सिंदाओ मर चुका है। इसके बाद चेन दाओ आगे आता है और कहता है कि लियू सिंदाओ के अपराध बहुत गंभीर थे और वह मरने के ही लायक था, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सुशिन उसे आदेश देता है कि अब से जब तक वह खुद वहां मौजूद न हो, चेन दाओ सब कुछ संभालेगा। चेन दाओ सुशिन को धन्यवाद देता है, लेकिन साथ ही चिंता जताता है कि अब चेन दाओ को भी मार दिया गया है और टाइगर बॉस यानी टाइगर सही को जवाब देना मुश्किल होगा। सुशिन मन ही मन सोचता है कि मिशन अभी भी अधूरा दिख रहा है। उसे लगता है कि केवल नेता की सीट पर बैठना काफी नहीं है और इसके लिए फेयन गैंग के उच्च अधिकारियों की मान्यता भी चाहिए। इसके बाद सुशिन गिरोह के खजाने के बारे में पूछता है। चेन दाओ बताता है कि वहां लगभग 1200 तायल चांदी बची है। सुशिन आदेश देता है कि पूरी रकम ले ली जाए और उसके साथ टाइगर सही से मिलने चला जाए। चेन दाओ मन ही मन सोचता है कि क्या सुशिन खुद मरने जा रहा है। वहीं एक पहरेदार दूसरे व्यक्ति को चुप रहने की चेतावनी देता है और पूछता है कि क्या वह जीना नहीं चाहता। सुशिन चांगली लेन से टाइगर सही से मिलने पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह पहरेदार से कहता है कि सही को सूचित कर दिया जाए कि चांगली लेन का सुशिन उनसे मिलने आया है। पहरेदार उसे अंदर जाने के लिए कहता है और बताता है कि सही खुद उसका इंतजार कर रहे हैं। मन ही मन पहरेदार सोचता है कि इस लड़के में बहुत हिम्मत है और भविष्य में यह जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अंदर पहुंचते ही टाइगर सही सुशिन को देखकर गुस्से में पूछता है कि क्या उसे मरने की इच्छा है। सुशिन शांत रहते हुए कहता है कि उसने टाइगर सही की एक बड़ी मदद की है और उसे पूरा विश्वास है कि सही का दिल उसे मारने का नहीं करेगा। टाइगर सही उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर उसने उसकी क्या मदद की है। सुशिन समझाता है कि चेन दाओ में छोटे नेता बनने की ताकत थी, लेकिन वह दूसरों के नीचे काम कर रहा था। दूसरी तरफ टाइगर सही की सेहत भले ही ठीक थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए चेन दाओ के पास एक ही विकल्प बचता था, टाइगर सही को रास्ते से हटाकर खुद ऊपर आना। सुशिन की बात सुनकर टाइगर सही जोर से हंसता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सुशिन न केवल बहादुर है, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज है। लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि उसने उसके एक आदमी को मारा है और अब उस हिसाब का क्या किया जाए। सुशिन तुरंत उसे गॉडफादर कहकर प्रणाम करता है और 1200 तायल चांदी की रसीद उसके सामने रख देता है। वह बताता है कि यह चांगली लेन की सारी बचत है और उम्मीद करता है कि गॉडफादर इसे स्वीकार करेंगे। टाइगर सही फिर हंसते हुए कहता है कि उसने इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं की। वह घोषणा करता है कि आज से क्वाइहो लिन का इलाका सुशिन के हवाले है। सुशिन गॉडफादर को धन्यवाद देता है। इसके बाद टाइगर सही बताता है कि उसके पास 2 आदमी हैं और आज से वे दोनों सुशिन के साथ काम करेंगे। वह उन्हें अंदर बुलाता है। जी गोंग अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह जी गोंग है और उसके साथ ली हुआई है। टाइगर सही कहता है कि अब दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और वे बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उसे सुशिन से कुछ जरूरी बात करनी है। जी गोंग और ली हुआई दोनों आदेश मानते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टाइगर सही सुशिन को आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बताता है कि वह आंतरिक कौशल खुद भी जानता है और सुशिन की चीजें छीनने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह फेयन गैंग की स्थापना के समय की बात बताता है। उस समय गैंग में केवल 30 से अधिक लोग थे। गैंग लीडर ने आंतरिक शक्ति में महारत हासिल करने के बाद ये कौशल उन्हें सिखाया था। लेकिन टाइगर सही समझाता है कि केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए योग्यता भी जरूरी होती है। वह दुख के साथ बताता है कि उसने 40 से अधिक वर्षों तक अभ्यास किया, लेकिन 108 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से केवल 13 को ही शुद्ध कर पाया। सुशिन ये सुनकर समझ जाता है कि अब उसे टाइगर सही की ताकत इतनी गहरी होने का कारण पता चला है। वह कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गॉडफादर की ताकत इतनी गहरी है कि वे साधारण होतन योद्धाओं को भी आसानी से मार सकते हैं। टाइगर सही सुशिन को ज्यादा मक्खन न लगाने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि क्वाइहो लिन और किंजू गैंग की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं और उसे वापस जाकर उसका नाम नहीं डुबोना चाहिए। सुशिन तुरंत आदेश स्वीकार करता है। टाइगर सही के सलाहकार को चिंता होती है और वह पूछता है कि क्या उन्हें डर नहीं है कि सुशिन अगला चेन दाओ बन जाएगा। टाइगर सही शांत होकर जवाब देता है कि सुशिन एक समझदार इंसान है और वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद सुशिन अपने नए इलाके में लौटता है। वह जी गोंग और ली हुआई से मिलता है और भाइयों को इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। ली हुआई उससे पूछता है कि क्या वह सुशिन है और साफ कर देता है कि वह केवल उसकी स्थिति मजबूत करने के लिए आया है, इसलिए सुशिन को खुद को बॉस नहीं समझना चाहिए। जी गोंग ली हुआई के व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह सुशिन से कहता है कि वे दोनों जाकर तैयारी करते हैं और फिर उसे रिपोर्ट देंगे। सुशिन मन ही मन दोनों की तुलना करता है। दोनों एक ही पद पर हैं, लेकिन एक कितना विनम्र है और दूसरा कितना घमंडी। इसके बाद वह ओल्ड हुआंग से कहता है कि क्या वह जानता है कि जो कुत्ते काटते हैं वे भौंकते नहीं हैं। इसी बीच सिस्टम सुशिन को बधाई देता है और बताता है कि उसने मुख्य मिशन पूरा कर लिया है। उसे पुरस्कार के रूप में 10 विलेन पॉइंट्स और एक प्राथमिक यांची गोली मिलती है। सुशिन के वापस आने पर उसकी बहन शिन एर खुशी से उसे पुकारती है और बताती है कि उसका भाई वापस आ गया। सुशिन उसे प्यार से समझाता है कि अब वह बड़ी लड़की हो गई है और उसे इस तरह शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी नजर शिन एर के हाथ पर जाती है और वह पूछता है कि उसका कंगन कहाँ है और क्या वह खो गया है। शिन एर बताती है कि ऐसा नहीं है। जब सुशिन घायल था तब वह दुकान पर जड़ी बूटियां लेने गई थी, लेकिन दुकानदार ने उसे दवा नहीं दी और जबरदस्ती उसका कंगन छीन लिया। सुशिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि अगले दिन उसके साथ जाकर उसका कंगन वापस लाएगा। इसके बाद वह उसे बताता है कि अब वे नया घर देखने चलेंगे। तभी सिस्टम फिर से घोषणा करता है कि सुशिन ने एक और कदम बढ़ा लिया है। नौसिखिया मिशन पूरा हो चुका है और पुरस्कार के रूप में उसे तात्सुमी स्लैश यानी जूमी स्वॉर्ड स्टाइल का एक स्टार रैंक रॉ कार्ड मिला है।
इसके साथ ही एक नया मुख्य मिशन सक्रिय हो जाता है। सुशिन मन ही मन सोचता है कि टाइगर सैन ने 40 साल तक अभ्यास करने के बावजूद केवल 13 बिंदु खोले हैं, जबकि वह कुछ ही दिनों में होतन योद्धा बन सकता है। सिस्टम मुख्य मिशन की जानकारी देता है। सुशिन को आधे साल के भीतर 100,000 टाइल चांदी कमानी है। मिशन सफल होने पर उसे एक इंटरमीडिएट लकी ड्रॉ और 200 विलेन पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन असफल होने पर उसके सीखे हुए सभी कौशल हमेशा के लिए जब्त कर लिए जाएंगे। सुशिन ये सुनकर हैरान होता है। वह पूछता है कि आधे साल में 100,000 टाइल कैसे कमाए जा सकते हैं, जबकि क्वाई लिन की एक महीने की आय केवल 1000 टाइल है। वह सिस्टम की मिशन विफलता की सजा को भी लेकर सवाल करता है और कहता है कि यह सजा इतनी आसान क्यों है। सिस्टम जवाब देता है कि नौसिखिया मिशन की सजा बहुत भयानक थी, इसलिए इस बार सजा को आसान बनाया गया है। अगली सुबह शिन एर अपने भाई से पूछती है कि क्या वह जाग गया है। उसी समय जी गोन सुशिन को बताता है कि उसकी हिदायत के अनुसार सब कुछ तैयार है और वे निकल सकते हैं। जब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार की नजर शिन एर के कंगन पर पड़ती है। वह उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि यह कितना सुंदर कंगन है। वह सोचता है कि अगर इसका जोड़ा मिल जाए तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। दुकान के अंदर दुकानदार की पत्नी भी पहचान लेती है कि पिछली बार वाला कंगन इसी लड़की का था और अनुमान लगाती है कि शायद उसके पास इसका दूसरा कंगन भी होगा। तभी दुकानदार वांग शिन एर को देखते ही उसे बदतमीज लड़की कहकर डांटता है और बताता है कि वह पिछली बार से ही उसे ढूंढ रहा था। वह आरोप लगाता है कि शिन एर ने उनकी दुकान में हंगामा करके बड़ा नुकसान कराया था और कहता है कि केवल एक कंगन उस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। सुशिन शांत स्वर में वांग से पूछता है कि वह आमतौर पर कितना बड़ा बिजनेस करता है। वांग शिकायत करते हुए कहता है कि लड़की के हंगामे की वजह से उसकी दुकान के कई ग्राहक भाग गए। वह सुशिन को धमकाता है और कहता है कि चुपचाप दूसरा कंगन भी सौंप दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। सुशिन जवाब देता है कि उसने अभी तक जेल का खाना तो नहीं खाया, लेकिन वांग बहुत जल्द खाना खाने लायक नहीं रहेगा। वांग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और धमकी देता है कि फेयन गैंग के लोग आते ही सुशिन की टांगें तोड़कर उसे बाहर फेंक देंगे। सुशिन तुरंत ओल्ड हुआन को अंदर आने के लिए बुलाता है। जी गोन अंदर आता है और वांग को देखकर हैरानी जताता है कि यह तो हुआन सर है और पूछता है कि कौन सी हवा उन्हें यहाँ ले आई। इसके बाद जी गोन सुशिन से पूछता है कि उसका क्या हुक्म है। वांग ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि जी गोन सुशिन को बॉस कह रहा है। जी गोन सुशिन से पूछता है कि क्या वह उस मोटे आदमी को खत्म कर दे। ये सुनते ही वांग घबरा जाता है और सुशिन से दया की भीख मांगता है। वह कहता है कि सुशिन अपना कंगन वापस ले ले और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। सुशिन वांग की उम्र का हवाला देते हुए ओल्ड हुआन से कहता है कि उसकी आधी जान बख्श दी जाए, लेकिन जिस हाथ से वांग ने उसकी बहन की तरफ उंगली उठाई थी वह उसे पसंद नहीं आया। इसके बाद चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुशिन वांग से पूछता है कि अगर कोई इस घटना के बारे में पूछे तो उसे क्या कहना है। वांग तुरंत हामी भरता है और कहता है कि वह सब समझ गया है। जी गोन सुशिन को उसका कंगन वापस देता है। सुशिन कहता है कि उसे इस कंगन के इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कंगन शिन एर को देता है और खुद उसके हाथ में पहना देता है। शिन एर खुशी से अपने भाई की तारीफ करती है। इसके बाद सुशिन जी गोन को आदेश देता है कि वह क्वाई लिन की सभी बड़ी दुकानों के मालिकों को जुलिया और इस तरह में बुलाए। जी गोन तुरंत आदेश स्वीकार करता है। कुछ समय बाद सभी व्यापारी जुलिया और इस तरह में इकट्ठा होने लगते हैं। एक व्यापारी पूछता है कि उन्हें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया है और क्या बात है। दूसरा व्यापारी कहता है कि लगता है कोई बड़ी बात है, क्योंकि मैनेजर लियो और बाकी सभी लोग भी यहाँ आए हैं। एक अन्य व्यापारी ओल्ड हुआन से पूछता है कि क्या उसने पता किया है कि सुबॉस किस खानदान से है। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि वह चाहे किसी भी खानदान से हो, कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। उसने सुना है कि सुशिन ने अभी मेडिकल स्टोर के मालिक वांग को पीटा है। तभी जी गोन घोषणा करता है कि सुबॉस पधार रहे हैं। सुशिन वहां पहुंचकर सभी मालिकों का अभिवादन करता है और बताता है कि क्वाई लिन का नया प्रभारी होने के नाते उसे उम्मीद है कि सभी उसका सहयोग करेंगे। व्यापारी विनम्रता से कहते हैं कि सुबॉस को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है और वे तो उनकी सुरक्षा पर ही निर्भर हैं। सुशिन उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि चूंकि उसने उनसे सुरक्षा शुल्क लिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी रक्षा करेगा। लेकिन सुरक्षा शुल्क की बात आते ही सुशिन घोषणा करता है कि आज से सुरक्षा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी व्यापारी हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि बिना किसी कारण के ऐसा क्यों किया जा रहा है और सुबॉस उनसे आखिर क्या चाहते हैं। सुशिन बताता है कि उसे यहाँ मौजूद हर मालिक से उनके लाभ का 10% हिस्सा चाहिए और महीने के अंत में लाभांश बांटा जाएगा। व्यापारी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह सच में उनसे 10% शेयर मांग रहा है। सुशिन समझाता है कि व्यापार में लाभ और हानि दोनों होते हैं और ये 10% हिस्सा मुफ्त में नहीं लिया जा रहा। उसके पास एक ऐसी योजना है जिससे सभी लोग मिलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद सुशिन अपनी योजना समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि क्वाई लिन में रेस्तरां, जुआघर, वेश्यालय और सराय तो हैं, लेकिन इन सभी के बीच कोई तालमेल नहीं है। यदि जुआघर में खेलने वाले ग्राहकों को वेश्यालय की लड़कियां सेवा देंगी तो वे निश्चित रूप से अधिक दाम लगाएंगे। यदि वे हारेंगे तो लड़कियां उन्हें सांत्वना दे सकती हैं। यदि उन्हें भूख लगेगी तो रेस्तरां से खाना मंगाया जा सकता है, और जब वे थक जाएंगे तो पास की सराय में जाकर आराम कर सकते हैं। इस तरह सभी व्यवसाय एक दूसरे को बढ़ावा देंगे और मुनाफा दोगुना तिगुना हो सकता है। व्यापारी उसकी योजना सुनकर प्रभावित होते हैं। उनमें से एक इसे अद्भुत विचार बताता है और आश्चर्य करता है कि योजना को लागू करने के लिए दुकानों को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। सुशिन समझाता है कि हाँ, लेकिन दुकानों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और केवल नया इंटीरियर तथा सजावट करने की जरूरत होगी। व्यापारी इस विचार को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन पूछते हैं कि मालिक हुआन इसके बारे में क्या सोचते हैं। मालिक हुआन मन ही मन सोचता है कि विचार वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा कि उसे सुशिन को 10% हिस्सा क्यों देना चाहिए। अगर वे इस योजना को खुद लागू करें तो सारा मुनाफा उनका अपना होगा। इसके बाद मालिक हुआन सुशिन से कहता है कि उसका विचार अच्छा है, लेकिन वह खुद जुआगर चलाता है और छोटे पैमाने के व्यापार से खुश है, इसलिए वह इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता। सुशिन उसे चेतावनी देता है कि कभी कभी ज्यादा होशियार होना अच्छी बात नहीं होती। मालिक हुआन पूछता है कि सुशिन का मतलब क्या है और वह उसकी बात समझ नहीं पाया। सुशिन जवाब देता है कि कोई बात नहीं, वह बहुत जल्द समझ जाएगा। इसके तुरंत बाद अचानक हमला होता है और चीख की आवाज सुनाई देती है। मालिक हुआन पर अचानक हमला होने के बाद सुशिन गुस्से में उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उसे बेवकूफ समझ लिया था। वह आरोप लगाता है कि उसकी पूरी योजना सुनने के बाद मालिक हुआन उसे किनारे करना चाहता था।
डरा हुआ मालिक हुआन सुशिन से दया की गुहार लगाता है और कहता है कि वे तैयार हैं। सुशिन के लोगों में से एक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सु बॉस के भले के लिए कह रहा है। अगर सुशिन ने मालिक हुआन को मार दिया तो सरकारी अधिकारियों को क्या जवाब दिया जाएगा। ये सुनकर सुशिन सरकारी अधिकारियों की बात उठाते हुए पूछता है कि कौन भाई उसकी मदद करके मालिक हुआन को खत्म करेगा। वह घोषणा करता है कि जो भी इसकी जिम्मेदारी लेगा उसे 1000 ताइल का इनाम मिलेगा। ली हुआई का एक गुंडा 1000 ताइल की रकम सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि उसने इतनी बड़ी रकम पूरी जिंदगी में नहीं देखी और सु बॉस पर भरोसा जताते हुए कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। वह जेल जाने की जिम्मेदारी भी खुद लेने को तैयार हो जाता है। सुशिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि जैसे ही वह आत्मसमर्पण करेगा सुशिन तुरंत उसे जेल से छुड़ाने के लिए वकील और पैसे भेज देगा। गुंडा सु बॉस को धन्यवाद देता है, लेकिन मालिक हुआन फिर सुशिन को धमकाते हुए कहता है कि वह उसे नहीं मार सकता क्योंकि सरकारी तंत्र उसे नहीं छोड़ेगा। इसके तुरंत बाद हत्या की आवाज सुनाई देती है। मालिक हुआन के खत्म होने के बाद सुशिन बाकी सभी व्यापारियों की ओर देखकर पूछता है कि क्या भी कोई उसकी योजना से असहमत है। सभी व्यापारी तुरंत सहमति जताते हैं और कहते हैं कि वे पूरी तरह सहमत हैं। सुशिन उन्हें आदेश देता है कि आगे आए और ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद टाइगर संये के पास ली मास्टर मौजूद होता है। टाइगर संये उसे कुछ देखने के लिए कहता है। ली मास्टर दस्तावेजों को देखकर पहचान जाता है कि वे जुआघर के स्वामित्व के कागजात हैं। टाइगर संये बताता है कि सुशिन ने अपने आदमी के हाथ ये कागजात सम्मान के रूप में भेजे हैं और उम्मीद करता है कि ली मास्टर सरकारी स्तर पर इस मामले को संभाल लेंगे। ली मास्टर हंसते हुए कहता है कि यह तो छोटा सा काम है। वह सुशिन की तारीफ करते हुए कहता है कि सुशिन बहुत चालाक, क्रूर और होशियार है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जानता है कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। टाइगर संये कहता है कि उसे सुशिन की इसी समझदारी की जरूरत है। वह आदेश देता है कि जुआघर के कागजात सुशिन को वापस दे दिए जाएं और उन्हें केवल 1 लाख ताइल नकदी चाहिए। मन ही मन टाइगर संये सोचता है कि अब वह देखना चाहता है कि सुशिन आगे क्या चमत्कार दिखाता है। कुछ समय बाद क्वाइहोलिन के नए व्यापार का असर दिखाई देने लगता है। वहां आने वाला एक ग्राहक हैरानी से कहता है कि वहां की लड़कियां बिल्कुल परियों जैसी हैं। एक सुंदरी विनम्रता से कहती है कि युवा मालिक ऐसा न कहें और वे तो उनकी सेवा के लिए हैं। दूसरा ग्राहक बताता है कि वह 1 महीने बाद वापस आया है और क्वाइहोलिन की सेवा का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। वहां का मालिक उसे पसंद आने पर बार बार आने के लिए कहता है। इसी बीच जी गोन सुशिन को खबर देता है कि पिछले महीने जिस तलवार का उसने ऑर्डर दिया था वह बनकर तैयार हो गई है। सुशिन तलवार देखकर उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि यह सच में बेहतरीन तलवार है। शिन एर भी तलवार देखकर उत्साहित हो जाती है। वह अपने भाई से पूछती है कि क्या वह भी तलवारबाजी सीख सकती है, क्योंकि वह अपने भाई की रक्षा करना चाहती है। सुशिन उसे पागल लड़की कहकर पहले बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जी गोम सुशिन को एक और खबर देता है। वह बताता है कि पिछले महीने का हिसाब आ गया है और उससे सुशिन से अनुमान लगाने के लिए कहता है कि कितना मुनाफा हुआ। सुशिन उससे पूछता है कि कितना पैसा कमाया गया। जी गोन बताता है कि पहले ही महीने में उन्होंने 180,000 ताइल चांदी कमाई है। सुशिन आदेश देता है कि इस पैसे में से 80,000 ताइल टाइगर संये को भेजे जाए और बाकी पैसा भाइयों में बांट दिया जाए। जी गोन 80,000 ताइल की रकम सुनकर हैरान रह जाता है। सुशिन समझाता है कि इतना पैसा वे अकेले नहीं बचा सकते। अगर वे जबरदस्ती सब कुछ हड़पने की कोशिश करेंगे तो वे उसे निगल नहीं पाएंगे। तभी सिस्टम सुशिन को बधाई देता है और बताता है कि उसने मुख्य मिशन पूरा कर लिया है। पुरस्कार के रूप में उसे 200 विलियन पॉइंट्स और एक इंटरमीडिएट लकी ड्रॉ मिलता है। सुशिन सिस्टम से पूछता है कि अब उसके पास कितने ड्रॉ बचे हैं। सिस्टम जवाब देता है कि उसके पास 33 प्राथमिक ड्रॉ और एक इंटरमीडिएट ड्रॉ बचे हैं। इसी समय जी गोन सुशिन को बताता है कि सभी भाई मुख्य हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। सुशिन जवाब देता है कि ठीक है और वह वहां आने के लिए तैयार हो जाता है। सुशिन मुख्य हॉल में अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि उसने उन्हें यहाँ 2 कारणों से बुलाया है। पहला कारण पिछले महीने का इनाम बांटना है। वहां मौजूद एक गुंडा हैरानी से कहता है कि उसने 20 सालों में कभी इतने पैसे नहीं देखे। सुशिन घोषणा करता है कि इस महीने हर सदस्य को 10 ताइल चांदी मिलेगी। दूसरा गुंडा ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि पिछले पूरे साल में भी उसे 10 ताइल नहीं मिले थे। लेकिन सुशिन इसके बाद साफ कर देता है कि जो भी उसका पैसा लेगा उसे उसके नियमों का पालन भी करना होगा। वह बताता है कि यही दूसरा कारण है। जिन लोगों के नाम पुकारे जाएंगे उन्हें आगे आकर 20 कोड़े खाने होंगे। इसके बाद वह ओल्ड हुआन को नाम पढ़ने का आदेश देता है। जी गोंग नाम पढ़ना शुरू करता है और झाओसी, लियूसन तथा वांग एरेहू के नाम पुकारता है। सुशिन कहता है कि उसे नहीं पता कि पहले यहाँ क्या नियम थे, लेकिन अब क्वाइहोलिन में मुफ्त में खाना और लड़कियां छीनना बंद होगा। उसके अनुसार ऐसा करना उसकी अपनी जेब काटने जैसा है। झाओसी सामने आकर कहता है कि बॉस वह सजा भुगतने के लिए तैयार है। सुशिन समझाता है कि ये 20 कोड़े केवल एक चेतावनी है। भविष्य में अगर किसी ने फिर बदतमीजी की या व्यापार को नुकसान पहुंचाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद कोड़ों की आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान किंग जुगैन का झांग होन गुस्से में शिकायत करता है। वह कहता है कि जब वह क्वाइहोलिन का प्रभारी था तब वहां के व्यापारियों ने उसे फूटी कोड़ी तक नहीं दी थी, लेकिन अब फेयन गैंग का नया लड़का आते ही जुआगर के मालिक को मार देता है और सभी व्यापारी चुपचाप उसे पैसे देने लगे हैं। एक गुंडा झांग होन को बताता है कि उसने सुना है कि नए छोटे बॉस ने बहुत पैसा कमाया है। तभी झांग होन फेयन गैंग के एक आदमी को अपनी ओर बुलाता है। वह आदमी चेनसन होता है और झांग होन को सड़क किनारे खाना खाते देखकर सम्मान से उसे झांग दादा कहता है। झांग होन इस बात को अपना मजाक समझ लेता है। वह गुस्से में चेनसन को कमीना कहता है और उसे मारने का आदेश देता है। इसके बाद मारपीट की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद एक गुंडा घबराते हुए झांग होन के पास आता है और बताता है कि गड़बड़ हो गई है और चेनसन मर गया है। ये सुनकर झांग होन घबरा जाता है और पूछता है कि अब क्या किया जाए। वह तुरंत वहां से भागने का आदेश देता है और कहता है कि वह बड़े बॉस बिंग बाओ को पूरी बात बताएगा। जब सुशिन को इस घटना की जानकारी मिलती है तो वह गुस्से में पूछता है कि किंग जुगैन ने फेयन गैंग को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की। जी गोन कहता है कि बॉस उन्हें इसका जवाब मांगना होगा। सुशिन पूछता है कि गैंग के अंदर से इस मामले पर क्या रुकाया है। जी गोन बताता है कि गैंग ने केवल 10 ताइल चांदी भेजी है और कहा है कि किंग जुगैन ने ये रकम अंतिम संस्कार के लिए दी है। चेनसन का एक गुंडा रोते हुए इसे हरामीपन कहता है। वह बताता है कि बॉस लोग मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन चेनसन उसका बचपन का दोस्त था और वह इस तरह कैसे मर सकता है।
सुशिन अपने भाई के दर्द को समझते हुए दृढ़ता से घोषणा करता है कि वह अपने भाइयों की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह खुद गॉडफादर से मिलेगा और किंग जूगैन से खून का बदला लेगा। दूसरी ओर झांग होन घबराकर बिन बाओ के सामने पहुंचता है और उससे बचाने की गुहार लगाता है। बिन बाओ उसकी कायरता देखकर उसे डांटता है। वह बताता है कि फेयन गैंग से उसकी बात हो चुकी है और मामला शांत हो गया है। झांग होन फिर भी चिंता जताता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि सुशिन बहुत खतरनाक आदमी है और अगर वह यहाँ आ गया तो क्या होगा। बिन बाओ उसे आश्वस्त करता है कि अगर वह लड़का ज्यादा उड़ने लगा तो उसका हथौड़ा उसकी हड्डियां तोड़ देगा। इसी बीच टाइगर संगे को पता चलता है कि सुशिन ने केवल 1 महीने में 80,000 टाइल कमाए हैं। वह ली मास्टर से कहता है कि यह लड़का कमाल का है। ली मास्टर उसे बताता है कि खबर आई है कि सुशिन वास्तव में 180,000 टाइल कमा रहा है। टाइगर संगे जवाब देता है कि उसे यह बात पता है। तभी सुशिन टाइगर संगे के सामने पहुंचता है और उसे गॉडफादर कहकर न्याय मांगता है। लेकिन टाइगर संगे उसे बताता है कि यह केवल एक छोटी सी गलतफहमी थी और किंग जूगैन के बड़े बॉस ने माफी मांग ली है। इसलिए सुशिन को इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। सुशिन ये सुनकर सवाल करता है कि क्या उसके भाई की जिंदगी की कीमत केवल 10 टाइल चांदी है। टाइगर संगे गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है और ली मास्टर को आदेश देता है कि वह सुशिन को बाहर छोड़ाए। बाहर निकलते समय सुशिन ली मास्टर से पूछता है कि उसके गॉडफादर को आखिर क्या हो गया है। ली मास्टर चाय पीते हुए समझाता है कि एक तरफ ऊपर से आदेश आया है और दूसरी तरफ टाइगर संगे को पता चल चुका है कि सुशिन ने पिछले महीने 180,000 टाइल कमाए थे। इसी वजह से संगे उससे थोड़ा नाखुश है। सुशिन ये सुनकर समझ जाता है कि असली समस्या क्या है और कहता है तो ये बात है। टाइगर संगे से न्याय न मिलने के बाद सुशिन के साथियों के बीच बेचैनी बढ़ जाती है। जी गोन सुशिन से पूछता है कि वे आखिर कब हमला करेंगे। सुशिन उसे याद दिलाता है कि गॉडफादर का आदेश है कि शांति बनाए रखी जाए। ये सुनकर जी गोन हैरान रह जाता है और पूछता है कि संगे ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुशिन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है कि वह अपने भाइयों को बेमौत मरने नहीं देगा। वह घोषणा करता है कि अगले दिन वह खुद झांग होन और दाइचोन का सिर काटने जाएगा। ली हुआई तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सुशिन वहां नहीं जा सकता क्योंकि अगर वह गया तो चाहे वह सफल हो या असफल उन सभी को सजा भुगतनी पड़ेगी। सुशिन उससे पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वे चुपचाप अपना अपमान सहते रहें। ली हुआई जवाब देता है कि यह बकवास है। अगर कोई उसके सिर पर चढ़ेगा तो वह भी उसे नहीं छोड़ेगा। अगर लड़ाई करनी है तो उसे भी अपने साथ ले जाना होगा। जी गोंग ये सुनकर ली हुआई को पागल कहता है और उसे याद दिलाता है कि उसे सही की हिदायत नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन ली हुआई खुलकर कहता है कि सही बूढ़े हो गए हैं और उनकी हिम्मत खत्म हो गई है। वह कायब बनकर जीना नहीं चाहता। सुशिन मन ही मन ली हुआई के बारे में सोचता है। उसे पता है कि ली हुआई हमेशा से सीधा और युद्धप्रिय रहा है। वह सोचता है कि आज उसे अपने साथ शामिल करके भविष्य के लिए वफादार बना लेना सही रहेगा। इसके बाद सुशिन ली हुआई से कहता है कि ठीक है, उसमें जिराफ जैसी हिम्मत है, लेकिन जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। जी गोंग चेतावनी देता है कि दाइचोन होतन शुरुआती स्तर का योद्धा है। सुशिन इस बात को सुनकर शांत रहता है और कहता है कि होतन शुरुआती स्तर ही तो है। अगले दिन सुशिन, ली हुआई और जी गोंग दाइचोन के ठिकाने की ओर निकलते हैं। रास्ते में सुशिन ली हुआई को आदेश देता है कि जब वे दाइचोन के पास पहुंचे तो वह दरवाजे पर पहरा देगा। ली हुआई सुशिन को देखकर मजाक करता है। वह कहता है कि पहले थोड़ा शीशा देख लेना चाहिए क्योंकि उसके चेहरे पर साफ लिखा है कि वह किसी को मारने आया है। साथ ही वह सुशिन की बड़ी तलवार की ओर इशारा करके कहता है कि इसे भी छिपाना चाहिए। ठिकाने पर पहुंचकर सुशिन अपने भाइयों से माफी मांगता है और अचानक गार्डों पर हमला कर देता है। एक पहरेदार गुस्से में उसे कमीना कहता है और पूछता है कि क्या यह उसके आने की जगह है। सुशिन उल्टा पूछता है कि क्या ये जुआगर उसके बाप का है। वह कहता है कि वह यहाँ दांव लगाने आया है। अंदर दाइचोन को खबर मिलती है और वह पूछता है कि किसे बाहर निकालना है। वह अपने लोगों को उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। सुशिन उसके सामने पहुंचकर पूछता है कि क्या वह किंग जूगैन का दाइचोन है। दाइचोन अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए अकड़कर कहता है कि हाँ, वही उसका दादा है और पूछता है कि क्या बात है। इसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। हथौड़े और तलवारों के टकराने की गूंज पूरे स्थान पर सुनाई देती है। दाइचोन अपने हथौड़े की ताकत दिखाते हुए हमला करता है और उसे अपना हथौड़ा देखने के लिए कहता है। सुशिन उससे पूछता है कि वह वास्तव में कौन है। फिर वह स्पष्ट करता है कि वह उसकी जान लेने वाला है। दाइचोन उसे फेयन गैंग का कीड़ा कहकर शक्तिशाली वार करता है। लेकिन लड़ाई के दौरान दाइचोन को अचानक एहसास होता है कि सुशिन होतन क्षेत्र में पहुंच चुका है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या यह होतन क्षेत्र है। सुशिन उसे चेतावनी देता है कि होतन क्षेत्र के योद्धा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। दाइचोन स्थिति समझकर अपने सभी लोगों को आदेश देता है कि वे सब मिलकर सुशिन पर हमला करें। तभी सुशिन ली हुआई को संकेत देता है कि अब उसकी बारी है। ली हुआई बताता है कि वह तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह फेयन गैंग के सू बॉस की जयकार करता है और अपनी तलवार का स्वाद चखने के लिए दुश्मनों को चुनौती देता है। सुशिन अपनी नई तलवार तकनीक का नाम पुकारता है तात्सुमी स्लैश यानी ज़ूमी स्वॉर्ड स्टाइल। इसके बाद जोरदार वार होता है, चीख सुनाई देती है और दाइचोन का अंत हो जाता है। दाइचोन के मारे जाने के बाद एक गुंडा घबराकर वहां से भागता है और चिल्लाते हुए खबर देता है कि बॉस मर गए हैं। वह बताता है कि दाई बॉस को फेयन गैंग के सुशिन ने मार दिया है। सुशिन बचे हुए गुंडे से पूछता है कि उसके भाई को मारने का आदेश किसने दिया था। डर से कांपता हुआ गुंडा जवाब देता है कि उसे नहीं पता और यह सब दाई बॉस का आदेश था। सुशिन समझ जाता है कि किंग जूगैन की सहायता जल्द ही यहां पहुंच सकती है और वे यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। लेकिन जाने से पहले वह उस गुंडे को भी मार डालता है। ये सब देखकर ली हुआई सुशिन से कहता है कि पहले वह उसे केवल एक चापलूस समझता था, लेकिन आज उसने अपने भाइयों के लिए जो किया उसे देखकर उसकी सोच पूरी तरह बदल गई है। ली हुआई स्वीकार करता है कि वह एक अनपढ़ इंसान है, लेकिन आज से सू बॉस जहां कहेंगे वह वहां आग और पानी में कूदने के लिए भी तैयार रहेगा। सुशिन उसे आदेश देता है कि झांग होन का सिर काट लिया जाए और वे तुरंत वहां से निकले। लेकिन ली हुआई अभी भी लड़ने के जोश में है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या उन्हें भागना है, क्योंकि वह तो अभी और लोगों को मारना चाहता था। कुछ समय बाद जी गोंग सुशिन से चिंतित होकर पूछता है कि क्या वे सच में वापस नहीं जा पाएंगे। ली हुआई जवाब देता है कि वापस जाने की बात ही छोड़ दो, अगर वे वापस गए भी तो फेयन गैंग उन्हें नहीं छोड़ेगा। जी गोंग ली हुआई की बात सुनकर उससे पूछता है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। ली हुआई गंभीर होकर उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि सुशिन ने इतनी बड़ी गलती की है और इसके बाद भी सही उसकी रक्षा करेंगे।
जी गोंग ने ली हुआई से सवाल किया कि उसे कैसे पता कि सये सुशिन की मदद नहीं करेंगे और क्या उसने गुप्त रूप से कोई घटिया हरकत की है। इसी बीच सुशिन ने एक चीज ली और उसे च्यानचेन सये को देने के लिए कहा। ली हुआई ये सुनकर घबरा गया और उसने पूछा कि क्या सुशिन सच में दाइचोन को मारने जा रहा है। उसे डर था कि सुशिन की वजह से वे सभी मर जाएंगे। जी गोंग ने उसे काय कहा और चेतावनी दी कि वह बॉस का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है, फिर उसे वहां से चले जाने को कहा। ली हुआई ने उन सभी को पागल बताया और कहा कि अब वह देखेगा कि वे इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। सलाहकार ने हैरानी जताते हुए कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। उसने टाइगर सये को बताया कि सुशिन ने न जाने ली हुआई पर क्या जादू कर दिया है, क्योंकि ली हुआई अब हर बात में सुशिन का बचाव कर रहा है और वह सये के प्रति वफादार नहीं रहा। टाइगर सये ने सुशिन का नाम गुस्से में लिया। सलाहकार ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले को जल्दी नहीं निपटाया गया तो सुशिन आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। टाइगर सये ने भी फैसला कर लिया कि इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सुशिन की बहन शिने तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए उत्साह से अपनी तलवार चलाने लगी। सुशिन ने उसे देखकर महसूस किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिने में तलवारबाजी की इतनी बेहतरीन प्रतिभा होगी। तभी जी गोंग ने सुशिन को आवाज देकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। दृश्य 36 मार्शल आर्ट्स का ज्ञान और सिस्टम ट्रेनिंग। सुशिन ने सिस्टम से पूछा कि क्या तलवारबाजी का अभ्यास केवल कड़ी मेहनत से ही बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम ने समझाया कि सामान्य तलवारबाजी को कड़ी मेहनत से सुधारा जा सकता है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद सीमाओं को तोड़ने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यदि किसी के पास उच्च स्तर का ज्ञान हो तो उसकी महारत सीधे बढ़ सकती है और वह नई तलवारबाजी के सार को आसानी से समझ सकता है। ये सुनकर सुशिन को समझ आया कि वह पहले गलत रास्ते पर था। तभी जी गोंग ने उसे बताया कि वे पहुंच चुके हैं। सलाहकार ने टाइगर सये को समझाया कि भले ही इस बार सुशिन ने लापरवाही से काम किया हो, लेकिन उसने सये के लिए बहुत लाभ कमाया है, इसलिए उसे अभी भी सुशिन के मामले को संभालना चाहिए। टाइगर सये ने गुस्से में कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि सुशिन ऐसा निकलेगा तो वह उसे शुरुआत में ही थप्पड़ मारकर खत्म कर देता। सलाहकार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन टाइगर सये ने साफ कर दिया कि उसने फैसला कर लिया है और अब इस पर और बात करने की जरूरत नहीं है। उसने सलाहकार को याद दिलाया कि आज का दिन उन्हें किसने दिया है। उसी समय सुशिन वहां पहुंचा और उसने पूछा कि गॉडफादर इतने गुस्से में क्यों है और क्या उन्हें चिंता है कि वह उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। सलाहकार ने सुशिन का स्वागत करते हुए कहा कि सु मास्टर आ गए हैं। सुशिन ने टाइगर सये को प्रणाम किया। टाइगर सये ने कहा कि वह इसलिए गुस्से में है क्योंकि सुशिन इतना गैर जिम्मेदार है। इतने अच्छे दिन जीने के बजाय उसने इस हद तक तबाही मचा दी है और अब उसे देखना है कि सुशिन इस मामले को कैसे सुलझाता है। सुशिन ने टाइगर सये को आश्वस्त किया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंसान को उसी ने मारा है और जब वह गैंग में जाएगा तो सब कुछ साफ साफ बता देगा। वह टाइगर सये को इस मामले में नहीं घसीटेगा। टाइगर सये ने तिरस्कार से कहा कि बोलने में तो सुशिन बहुत अच्छा है और बताया कि गैंग लीडर तथा बाकी सभी मुख्य हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। मन ही मन टाइगर सये ने तय किया कि गैंग के अंदर सुशिन को कम बातें करनी चाहिए और वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। सुशिन ने ऊपर से टाइगर सये को धन्यवाद देने की बात कही, लेकिन मन में उसने सोचा कि अगर गॉडफादर उसे बचाने की बात कर रहे हैं तो लगता है कि वे चाहते हैं कि वह जल्दी मर जाए। टाइगर सये सुशिन को गैंग लीडर के सामने लेकर आया और बताया कि सुशिन आ गया है। मुख्य हॉल में पहुंचकर सुशिन ने 3 हॉल मास्टर्स को देखा और मन ही मन सोचा कि ये तीनों हॉल मास्टर्स हैं। उसने सुना था कि कॉम्बैट हॉल और लॉ हॉल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए आज उसे इस मतभेद का फायदा उठाना होगा। लॉ हॉल मास्टर ने सुशिन से पूछा कि क्या वही सुशिन है जिसने दाइचोन को मारा है। सुशिन ने इसकी पुष्टि की और गैंग लीडर तथा सभी वरिष्ठों को प्रणाम किया। कॉम्बैट हॉल मास्टर लिंग फुहू ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि वह उसे पसंद आया है। इसके विपरीत लॉ हॉल मास्टर ने सुशिन पर आरोप लगाया कि उसने बिना अनुमति किंजू गैंग के क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचाई और गैंग के नियमों का उल्लंघन किया है। उसने सुशिन से पूछा कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है। लिंग फुहू ने ओल्ड डोन यानी डोन चेनवू का विरोध करते हुए कहा कि सुशिन ने किंजू गैंग के मुख्य लीडर को मारा है, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए और उस पर इतना दबाव डालने का कोई कारण नहीं है। डोन चेनवू ने लिंग फुहू से पूछा कि उसका मतलब क्या है। सुशिन ने समझाया कि उसने ये सब फेयन गैंग के सम्मान के लिए किया था। झांग होन ने उसके भाई को मारा था जो फेयन गैंग को चुनौती देने जैसा था। दाइचोन ने अपने गुंडों को बचाया था जिसे उसने फेयन गैंग के प्रभाव का अपमान माना। सुशिन के अनुसार वे दोनों मरने के ही लायक थे और उसे अपने भाइयों को जवाब देना ही था। लॉ हॉल मास्टर ने उसकी बातों को केवल अच्छी तरह से बनाई गई कहानी बताया और पूछा कि क्या वह जानता है कि इस हरकत का क्या अंजाम होगा। सुशिन ने कहा कि इंसान को उसने सुशिन ने मारा है। अगर लॉ हॉल को डर है कि किंजू गैंग बदला लेगा तो वे उसका सिर काटकर किंजू गैंग को भेज सकते हैं। लिंग फुहू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फेयन गैंग किंजू गैंग से कब से डरने लगा। दूसरे अधिकारी ने सुशिन के जज्बे की प्रशंसा की और कहा कि अगर सुशिन यहां मारा गया तो भविष्य में उनके गैंग के लिए कौन खड़ा होगा। तीसरे अधिकारी ने कहा कि मास्टर डोन चेनवू हमेशा छोटी छोटी बातों पर लॉ हॉल के लोगों को सजा देते हैं और सुशिन सही बोल रहा है। ये सब देखकर सुशिन ने मन ही मन सोचा कि उसे यही प्रभाव चाहिए था और जितना वे आपस में उलझेंगे उतना ही वह सुरक्षित रहेगा। लॉ हॉल मास्टर ने कहा कि बिना दिमाग वाले बेवकूफों से बात करना बेकार है। लिंग फुहू ने तुरंत पूछा कि वह किसे बेवकूफ कह रहा है और चेतावनी दी कि वह उसे आंखें न दिखाए क्योंकि वह उससे नहीं डरता। सुशिन ने मन ही मन सोचा कि उसने सुना था कि हॉल मास्टर लिंग बहुत सीधे इंसान है और अब उसे लगता है कि हॉल मास्टर डोन के पास भी अपनी बातों का कोई ठोस जवाब नहीं है। गैंग लीडर ने दोनों को चुप कराया और कहा कि वे दोनों सालों से लड़ रहे हैं, फिर भी क्या उनका मन अभी तक नहीं भरा। इसके बाद उसने ओल्ड झांग से उसकी राय पूछी। तीसरे हॉल मास्टर ज्वांग ली ने कहा कि गैंग लीडर तो लिंग फुहू का पक्ष लेना चाहते हैं, फिर उनसे राय क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोई विशेष राय नहीं है, लेकिन इस मामले को समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए ताकि शिष्यों का मनोबल न गिरे। लॉ हॉल मास्टर ने मन ही मन ज्वांग ली को मोटा झांग कहकर सोचा कि उसने भी पाला बदल लिया है। गैंग लीडर ने कहा कि सुशिन के मामले को सावधानी से निपटाना चाहिए। नियमानुसार सुशिन ने किंजू गैंग के मुख्य नेता को मारा है, इसलिए उसे बड़ा इनाम मिलना चाहिए और उसे बड़ा नेता भी बनाया जा सकता है। लेकिन उसने गैंग के नियमों की अनदेखी करके खुद कार्रवाई की, जिससे विवाद पैदा हुआ। सुशिन ने कहा कि वह सजा भुगतने के लिए तैयार है। गैंग लीडर ने समझाया कि उसके गुण और दोष एक दूसरे को संतुलित करते हैं, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि केवल नियमों का पालन करके ही वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। सुशिन ने गैंग लीडर की सीख के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह समझ गया है। टाइगर सये ने मन ही मन सोचा कि उसे लगा था गैंग लीडर लिंग फुहू का समर्थन करेंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़के को इतना फायदा हो जाएगा। लॉ हॉल मास्टर ने किंजू गैंग के बारे में चिंता जताई और कहा कि उनका एक मुख्य नेता मारा गया है, इसलिए वे इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेंगे।
लिंग फुहू ने ओल्ड डोन से कहा कि क्या वह गैंग लीडर की बात नहीं सुन रहा और क्या वे छोटे से किंजू गैंग से डरते हैं। गैंग लीडर ने कहा कि यह सही है। किंजू गैंग पहले से ही उनसे कमजोर है और अब उनके अंदरूनी झगड़े भी चल रहे हैं। अगर वे वास्तव में युद्ध चाहते हैं तो परिणाम अलग होगा। लिंग फुहू ने खुशी जताते हुए कहा कि यही गैंग लीडर वाली बात है। दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है और उसकी तलवार पर जंग लग रही थी। लाहौल मास्टर ने लिंग फुहू को चेतावनी दी कि केवल इसलिए कि गैंग लीडर ने उसके पक्ष में बात की, इसका मतलब यह नहीं कि वह जीत गया है। उनके बीच की बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुशिन ने गैंग लीडर की आज्ञा का पालन करने की बात कही। टाइगर सैये ने मन ही मन सोचा कि अगर ये लड़का खत्म नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बनेगा। कॉम्बैट हॉल मास्टर लिंग फुहू ने सुशिन की तारीफ करते हुए कहा कि वह बुरा नहीं है और उसकी पसंद का है। सुशिन ने लिंग फुहू को धन्यवाद दिया और कहा कि उनका नाम पहले से ही प्रसिद्ध है तथा वह हमेशा से उन्हें अपना आदर्श मानता आया है। लिंग फुहू हंसे और बोले कि सुशिन अच्छा लड़का है और बोलना जानता है। उन्होंने उसे आगे से कोई दिक्कत होने पर सीधे अपने पास आने को कहा। टाइगर सैये ने सुशिन के अच्छे काम की प्रशंसा की, लेकिन उसे सलाह दी कि अगर कोई समस्या हो तो पहले अपने गॉडफादर से सलाह लिया करे। सुशिन ने कहा कि वह समझ गया है और आगे से किसी भी बात पर गॉडफादर से सलाह जरूर लेगा। मन ही मन सुशिन ने विश्लेषण किया कि इस बार फेयन गैंग में उसकी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि लिंग फुहू कॉम्बैट हॉल संभालते हैं। तीनों हॉल मास्टर्स में झांगली चालाक हैं, डोंग चेनवू सख्त और निष्ठुर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें समझना मुश्किल है। केवल लिंग फुहू का दिमाग सीधा है, जिससे गैंग लीडर के लिए उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। सुशिन ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में खुद को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए केवल हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोगों के दिमाग को पढ़ना भी आवश्यक है। सिस्टम ने सुशिन के लिए मुख्य मिशन ट्रिगर किया। सिस्टम ने बताया कि चूंकि उसके पास पैसा है और वह शक्ति हासिल कर सकता है, इसलिए उसे फेयन गैंग के आधिकारिक प्रतिनिधियों में से एक बनना होगा, यानी हॉल मास्टर स्तर तक पहुंचना होगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करना होगा। सुशिन ने पूछा कि उसके पास अभी कितने ड्रॉ के मौके हैं। सिस्टम ने बताया कि उसके पास एक इंटरमीडिएट लकी ड्रॉ और 35 प्राइमरी लकी ड्रॉ है। सुशिन ने कहा कि उन्हें 3 इंटरमीडिएट लकी ड्रॉ में बदल दिया जाए। सिस्टम ने इसके लिए सहमति दे दी। इसके तुरंत बाद सुशिन ने हैरानी जताई कि क्या हर बार इतना अचानक होना जरूरी है। सिस्टम ने घोषणा की कि उसे हॉट प्योरीफाइंग पिल यानी हॉट प्योरीफाइंग पाउडर प्राप्त हुआ है। ये होतन योद्धाओं की आंतरिक ऊर्जा को निखारने के लिए उपयोगी दवा है और लगातार सेवन से किसी को ज़्यानतियन यानी शियानशिन रेल्म योद्धा बनने में मदद कर सकती है। सुशिन ने माना कि दवा अच्छी है, लेकिन इसमें लंबे समय तक सेवन की आवश्यकता है, इसलिए उसने अगला ड्रॉ करने को कहा। अगले ड्रॉ में सिस्टम ने बताया कि उसे विलेन कैरेक्टर क्वानजन मोन की डॉग बीटिंग स्टिक मेथड का आधा हिस्सा मिला है, जिसकी रैंक आधा स्टार है। सुशिन ने इसे मजाक बताया और शिकायत की कि चीज इतनी बेकार भी है और आधी अधूरी भी। उसने ड्रॉ जारी रखने को कहा। इसके बाद सिस्टम ने उसे 2 स्टार मार्शल आर्ट्स प्राप्त होने की घोषणा की। सुशिन ये सुनकर हैरान हुआ कि ये 2 स्टार है। सिस्टम ने बताया कि यह हिविल स्वॉर्ड्समैनशिप है, जिसके पात्र लिन पिंजी है, और इसकी शर्त यह है कि यदि कोई दिव्य कला का अभ्यास करना चाहता है तो उसे पहले स्वयं को नपुंसक बनाना होगा। क्वाइवो लिन लौटने पर मालिक लियू ने सुशिन को बधाई दी। सुशिन ने पूछा कि किस बात की बधाई है। मालिक लियू ने बताया कि किंजू गैंग के दाइचोन को मारने की खबर पूरे क्वाइवो लिन में फैल गई है। यद्यपि इस बार कोई आधिकारिक इनाम नहीं मिला, लेकिन फेयन गैंग में सुशिन की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर हो गई है। सुशिन ने मजाक में कहा कि उसे लगा था कि क्वाइवो लिन के सभी लोग उसकी जल्द मौत की दुआ कर रहे होंगे ताकि किसी को उसका लाभांश नहीं देना पड़े। मालिक लियू ने कहा कि क्वाइवो लिन आज जहां है वह सब सू बॉस की बदौलत है। दूसरे क्या सोचते हैं वह नहीं जानता, लेकिन वह हमेशा सुशिन का समर्थन करेगा। सुशिन ने मालिक लियू को समझदार इंसान माना। जी गोंग ने सुशिन को बताया कि ली हुआ गया है। सुशिन ने चलने को कहा। जी गोंग ने पूछा कि क्या वे व्यापारी फिर से कोई नाटक कर रहे हैं। सुशिन ने कहा कि वे पहले हिम्मत नहीं करते थे और अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ गुंडों ने ली हुआई से दाइचोन को मारने की पूरी कहानी बताने के लिए कहा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सच में दाइचोंग 8 फीट लंबा था और उसमें अपार ताकत थी। ली हुआई ने उनकी बातों को सुनकर उन्हें डांटा और पूछा कि सुबह सुबह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के बजाय वे वहां क्या बकवास कर रहे हैं। सुशिन ने ली हुआई और जी गोंग से पूछा कि उन्हें उसकी टीम की ताकत कैसी लगती है। ली हुआई ने कहा कि निश्चित रूप से लोगों का दिल उनके साथ है। अब भाइयों को कॉम्बैट हॉल से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं और सुशिन उनके लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। इसलिए अगर उन्हें आग या उबलते पानी में भी कूदना पड़े तो वे झिझकेंगे नहीं। सुशिन ने माना कि बातें अच्छी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर सच में लड़ाई छिड़ गई तो कॉम्बैट हॉल के 10 शिष्य उनके 200 भाइयों पर भारी पड़ सकते हैं। ली हुआई ने इस अंतर पर हैरानी जताई और पूछा कि क्या 20 लोग मिलकर भी एक को नहीं हरा सकते। जी गोंग ने सुशिन की बात का समर्थन किया। उसने समझाया कि उनके भाई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी खून खराबा नहीं देखा, जबकि कॉम्बैट हॉल के शिष्य बचपन से ही चुने और प्रशिक्षित किए जाते हैं। जी गोंग ने बताया कि वह भी अकेले केवल एक कॉम्बैट हॉल शिष्य का सामना कर सकता है और उसमें भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। ली हुआई ने उसकी इतनी उच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स होने के बावजूद ऐसी स्थिति पर सवाल किया। जी गोंग ने बताया कि कॉम्बैट हॉल के शिष्यों को बचपन से चुना जाता है, उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है और रात में जड़ी बूटियों के पानी में भिगोकर उनकी हड्डियों और रक्त को मजबूत किया जाता है। ली हुआई ने पूछा कि जी गोंग को ये सब इतने विस्तार से कैसे पता है और क्या वह स्वयं कॉम्बैट हॉल से जुड़ा था। जी गोंग ने बताया कि वह शुरुआत में कॉम्बैट हॉल में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके चाचा ने उनकी संपत्ति हड़प ली और उस पर अत्याचार किया। जब वह कॉम्बैट हॉल पहुंचा तब तक वह कुपोषित और बहुत कमजोर हो चुका था। सुशिन ने ली हुआई से पूछा कि क्या उसने कभी आंतरिक शक्ति नहीं सीखी है। उसने कहा कि अगर वह उसे आंतरिक शक्ति की कोई तकनीक दे तो उसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। ली हुआई ने जवाब दिया कि उसकी ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ सकती है। सुशिन ने बताया कि उसकी योजना है कि वे सभी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करें। ली हुआई इस बात से चौंक गया कि उन्हें आंतरिक शक्ति की तकनीक मिलेगी। जी गोंग ने भी आश्चर्य से पूछा कि क्या इसमें कुछ गलत है। ली हुआई ने समझाया कि आंतरिक शक्ति की तकनीकें गुप्त रखी जाती हैं। यहां तक कि मार्शल आर्ट्स संप्रदायों में भी शिष्य बनने के बाद ही इन्हें सिखाया जाता है। फेयन गैंग में भी किसी ने आम सदस्यों को आंतरिक शक्ति नहीं सिखाई है। सुशिन ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि ऐसा क्यों है। जी गोंग ने कहा कि क्योंकि आंतरिक शक्ति अत्यंत मूल्यवान है। सुशिन ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि यह मूल्यवान होने के कारण नहीं, बल्कि उच्च अधिकारी डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर निचले स्तर के लोग आंतरिक शक्ति सीखकर शक्तिशाली बन गए तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी और अधिकारी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जी गोंग ने पूछा कि क्या सुशिन को डर नहीं लगता।
सुशिन ने कहा कि उसे डर नहीं लगता क्योंकि वह हमेशा उनसे बहुत आगे रहेगा। सुशिन ने अपने सभी लोगों से पूछा कि वे फेयन गैंग में क्यों शामिल हुए। एक गुंडे ने मजाक में कहा कि वह छोटा सा आदमी है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया था, जिस पर सभी हंसने लगे। सुशिन ने पूछा कि वे क्यों हंस रहे हैं और क्या उस व्यक्ति ने गलत कहा है। उसने कहा कि वे सभी अच्छे मर्द हैं, फिर दूसरे लोग रोज वाइन और मीट उड़ाएं और वे बची कुची सब्जियां खाएं। उसने सवाल उठाया कि क्या वे जन्म से ही दूसरों से नीचे हैं। इसके बाद उसने सभी से जवाब मांगा। सभी ने एक साथ कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सुशिन ने समझाया कि अपनी स्थिति बदलने का एकमात्र तरीका अपनी ताकत बढ़ाना है। जब उनके पास ताकत होगी तभी उनके पास खर्च करने के लिए पैसा, औरतें और सम्मान होगा। उसने कसम खाई कि 3 साल के भीतर वह चांदमिन काउंटी का सबसे बड़ा रेस्तरां हासिल करेगा और पूरे चांदमिन काउंटी को अपने कदमों में झुका देगा। उसने घोषणा की कि उसी दिन से वह सभी को बारी बारी से आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि सुशिन बेकार लोगों को नहीं पालता और मांस खाना है या सूखी रोटी, ये पूरी तरह उनकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। सभी ने उत्साह से कहा कि वे मांस खाएंगे और इसे 3 बार दोहराया। ली हुआई ने मन ही मन सोचा कि सुशिन कितना चालाक है, क्योंकि वह निचले स्तर के गुंडों को भी ऐसी चीजें दे रहा है जो उसे खुद नहीं मिली। सुशिन ने समझाया कि ताकत होने पर ही इंसान महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षी लोग ही उसके काम के योद्धा बन सकते हैं। ली हुआई ने जी गोंग से हालचाल पूछकर बातचीत शुरू की, लेकिन जी गोंग ने उसे काम की बात करने और उसका समय बर्बाद न करने को कहा। ली हुआई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि सुशिन ने जी गोंग को जो आंतरिक शक्ति सिखाई है उसकी एक प्रति उसे दे दे। जी गोंग ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब सू बॉस ने उसे नहीं सिखाई तो वह भी उसे नहीं सिखाएगा। अगर ली हुआई सीखना चाहता है तो उसे सीधे सू बॉस के पास जाना चाहिए। ली हुआई ने उसे याद दिलाया कि उसका असली बॉस सुशिन नहीं है। उसने बताया कि वह ये तकनीक टाइगर सही को देने के लिए मांग रहा है। इतने सालों तक सही के साथ रहने के बावजूद उसने 100 टाइल भी नहीं कमाए, लेकिन सू बॉस के साथ आते ही उसे पैसा और तकनीक दोनों मिले। उसने कहा कि 3 साल का बच्चा भी जानता है कि किसे अपना बॉस चुनना है। जी गोंग ने उसे चेतावनी दी कि उसे एक दिन पछताना होगा। ली हुआई ने मन ही मन सुशिन को लेकर कहा कि उसे यकीन नहीं होता कि वह उसे गिरा नहीं पाएगा। लॉ हॉल मास्टर ने सुशिन की हरकत को हास्यास्पद बताया और सवाल किया कि क्या वह बगावत करना चाहता है। कॉम्बैट हॉल मास्टर ने कहा कि उसे लगता है कि उस लड़के के पास अच्छे विचार हैं। तीसरे हॉल मास्टर ने समझाया कि यह केवल शुरुआती स्तर की आंतरिक शक्ति है जो अभी अभी मार्शल आर्ट्स सीखने वाले बच्चों जैसी है और ज्यादा कीमती नहीं है। लॉ हॉल मास्टर ने कहा कि भले ही तकनीक शुरुआती स्तर की हो, फिर भी इसे कोई भी आसानी से नहीं सीख सकता। उसने टाइगर सही से कहा कि सुशिन पर कड़ी नजर रखी जाए। कॉम्बैट हॉल मास्टर ने पूछा कि गैंग के नियमों में कहाँ लिखा है कि कोई अपनी तकनीक दूसरों को नहीं सिखा सकता और लॉ हॉल मास्टर इतना परेशान क्यों हो रहा है। लॉ हॉल मास्टर ने उसे बेवकूफ कहा और पूछा कि सुशिन के पास यह आंतरिक शक्ति तकनीक आई कहां से। तीसरे हॉल मास्टर ने संभावना जताई कि यह सुशिन की परिवार की पैतृक तकनीक हो सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुशिन की जांच की है और वह चांदमिन काउंटी का स्थानीय निवासी नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि जब वह अपनी बहन के साथ आया था तो उसके बोलने का लहजा अलग था। गैंग लीडर ने फैसला किया कि इस बार इस मामले को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में सुशिन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा जाए। अगर सुशिन सीमा पार करता है तो उसने ओल्ड डोन से कहा कि वह खुद जाकर उसे निपटा दे। सुशिन ने शिने को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई उसे आंतरिक शक्ति सिखाएगा। शिने ने आंतरिक शक्ति के बारे में पूछा। तभी जी गोंग ने घबराकर बताया कि गड़बड़ हो गई है। सुशिन ने उसे शांत रहने और आराम से बताने को कहा। जी गोंग ने बताया कि पूर्वी 12वें जिले के मुख्य हेड कांस्टेबल टाई वुक्सिंग काउंटी के निरीक्षण के लिए क्वाइहोल लेना रहे हैं और इससे उनके व्यापार पर असर पड़ सकता है। सुशिन ने इसके विपरीत कहा कि नहीं, वह सही समय पर आ रहा है। एक भगोड़ा भाग रहा था और पहरेदार उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। मालिक लियू ने यह देखकर पूछा कि क्या हो रहा है। एक गुंडे ने बताया कि वही आदमी दोपहर में जुलिया और इस तरह की मुख्य नर्तकी को बुक करके बाद में बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रहा था। सुशिन ने उस आदमी को गौर से देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने अचानक उसका नकाब हटा दिया। दुकानदार ने पहचान लिया कि वह सरकार द्वारा वांछित भगोड़ा यानी कावातीफ है। तभी पूर्वी 12वें जिले के हेड कांस्टेबल टाई वुक्सिंग ने पुष्टि की कि वही भगोड़ा है और बताया कि वह उसे पकड़ने के आदेश पर आया था। सुशिन ने महसूस किया कि टाई वुक्सिंग की ताकत वास्तव में अथाह है। टाई वुक्सिंग ने सुशिन की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा कि उसकी वजह से भगोड़ा पकड़ा गया। उसने कहा कि वह इस एहसान को याद रखेगा और ऊपर सुशिन के नाम की सिफारिश करेगा। सुशिन ने विनम्रता से कहा कि यह सब दोस्तों के सहयोग का परिणाम है और अधिकारी ने ऐसा कहकर उसे लज्जित कर दिया। लेकिन उसने टाई वुक्सिंग की एक बात को गलत बताया। एक सिपाही ने सुशिन को डांटा और कहा कि एक मामूली गुंडे के सरगना होकर वह अधिकारी टाई से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सुशिन ने तुरंत कहा कि भगोड़ा वास्तव में अधिकारी की सिपाहियों की सतर्कता और अधिकारी की तीखी नजरों के कारण पकड़ा गया है, जिन्होंने उसके भेष को पहचान लिया था। उसने कहा कि इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। टाई वुक्सिंग ये सुनकर हंसे और बोले कि सुशिन दिलचस्प इंसान है, क्योंकि सामान्य लोग उसे देखकर डर के मारे छिपते हैं, जबकि सुशिन खुद आगे बढ़कर उसे श्रेय दे रहा है। सुशिन ने कहा कि अधिकारी मजाक कर रहे हैं और उसकी जैसी पृष्ठभूमि वाले लोगों को दरबार यानी सरकार में कोई नहीं पूछता। टाई वुक्सिंग ने इस बात से असहमति जताई और कहा कि उनका दाजो राजवंश केवल योग्यता देखता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं। उसने कहा कि वह भगोड़े को ले जा रहा है और सुशिन का यह आसान याद रखेगा। सुशिन ने अधिकारी को रोककर बताया कि उसके पास एक और चीज है जो वह उन्हें देना चाहता है। उसने कहा कि अधिकारी टाई आमतौर पर सरकारी कामों में व्यस्त रहते हैं और छोटे मोटे चोरों को पकड़ने का समय उनके पास नहीं होता। अगर अधिकारी को जरूरत हो तो सुशिन वादा करता है कि 3 दिनों के भीतर ऐसे अपराधियों को पकड़कर उनके यमलोक यानी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। टाई वुक्सिंग ने सवाल किया कि इतने बड़े काउंटी में क्या सुशिन के 200 गुंडे इतने लोगों को संभाल पाएंगे। सुशिन ने समझाया कि केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर अधिकारी को जरूरत है तो उसके पास तरीके हैं। उसे विश्वास है कि न केवल अधिकारी बल्कि काउंटी मजिस्ट्रेट साहब भी इससे बहुत खुश होंगे। टाई वुक्सिंग ने हंसते हुए कहा कि सुशिन केवल एक गुंडा नहीं है और अगर वह अफसर बनता तो निश्चित रूप से एक बड़ा भ्रष्ट अधिकारी बनता। उसने कहा कि सुशिन ने उसे 2 बड़े तोहफे दिए हैं और पूछा कि बदले में उसे क्या चाहिए। सुशिन ने कहा कि वह बस इतना चाहता है कि जब अधिकारी के पास समय हो और उसकी क्षमता के भीतर हो तब वह उसकी थोड़ी मदद कर दे। एक सिपाही ने टाई वुक्सिंग से पूछा कि उसने सुशिन से क्या बात की। टाई वुक्सिंग ने उसे चेतावनी दी कि जो पूछने की जरूरत नहीं है वह न पूछे। उसने कहा कि अगर वह सिपाही उसकी जगह होता तो कब का हेड कांस्टेबल बन चुका होता। टाई वुक्सिंग ने मन ही मन सोचा कि फेयन गैंग के उस बूढ़े कुत्ते के नीचे ऐसा दिलचस्प नौजवान निकला है और अब फेयन गैंग में अच्छा नाटक देखने को मिलेगा।
सुशिन ने ओल्ड हुआन से पूछा कि जब उसने उसके गॉडफादर को पैसे दिए थे तो उन्होंने क्या कहा था। जी गोंग ने बताया कि यह सब सलाहकार ली ने संभाला था और सही से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। सुशिन ने समझ लिया कि अब सीमाएं खींचनी शुरू हो गई हैं और मन ही मन अपने प्यारे गॉडफादर के बारे में सोचा। उसने किंजू गैंग की स्थिति का भी विश्लेषण किया। उनके गैंग लीडर की अभी मृत्यु हुई थी और अंदर दो गुट बन गए थे। कार्यवाहक प्रमुख वेई फैंग नामात्र के नेता थे और केवल 3 मुख्य अधिकारी उनके साथ थे। जी गोंग ने पूछा कि उनका फेयन गैंग के प्रति क्या रुख है। सुशिन ने बताया कि वेई फैंग युद्ध के पक्ष में है, लेकिन 2 उप प्रमुख इससे बचना चाहते हैं। उसके अनुसार युद्ध रोकना असंभव है। क्वाई हो लिन अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और अगर उसे अपनी शक्ति बढ़ानी है तो उसे किंजू गैंग और फेयन गैंग के बीच आग लगानी ही होगी। सुशिन ने वेई फैंग के पसंदीदा रेस्तरां चुंजियांग पैलेस को देखा। पहरेदार ने उसे रोककर पूछा कि उसका काम क्या है। सुशिन ने कहा कि चेन बॉस ने उसे गैंग लीडर के लिए कुछ सामान देने भेजा है। पहरेदार ने बताया कि गैंग लीडर अंदर शराब पी रहे हैं और सामान वहीं रख देने को कहा। सुशिन ने कहा कि सामान बहुत गोपनीय है और चेन बॉस ने उसे खुद अपने हाथों से देने के लिए कहा है। अंदर से वेई फैंग ने गुस्से में कहा कि जब वह किंजू गैंग पर कब्जा कर लेगा तो सबसे पहले उन 2 नीचों को निपटाएगा। उसने पूछा कि किसने उस आदमी को अंदर आने दिया और उसे बाहर निकलने का आदेश दिया। सुशिन ने वेई फैंग से पूछा कि क्या वही वेई फैंग है। वेई फैंग ने उसे बदतमीज कहा और पूछा कि उसने उनके गैंग लीडर का नाम लेने की हिम्मत कैसे की। सुशिन ने कहा कि वह आज यहाँ सिर्फ एक बात बताने आया है, जो कोई भी फेयन गैंग को चुनौती देगा उसका यही अंजाम होगा। इसके बाद उसने तलवार का वार किया। वेई फैंग घबराकर कातिल की बात कहते हुए मदद के लिए पुकारने लगा। सुशिन ने उसे बताया कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगली बार वो उसकी जान जरूर लेगा और वहां से भाग निकला। पहरेदारों ने गैंग लीडर से उसकी हालत पूछी। वेई फैंग ने उन्हें बेकार बताते हुए पूछा कि वे उस समय कहां थे और यह सब क्या था। एक अधिकारी ने बताया कि कातिल ने साफ कहा था कि वह फेयन गैंग का आदमी है। वेई फैंग ने कहा कि क्या फेयन गैंग का कातिल उसके ही मुख्यालय में घुसकर उसे मारने की कोशिश कर सकता है। उसके अनुसार यह पूरे किंजू गैंग के मुंह पर तमाचा है और अगर उसने इसे भी बर्दाश्त कर लिया तो वह गैंग लीडर कहलाने के लायक नहीं है। उसने तुरंत युद्ध का आदेश जारी करने का फैसला किया। एक उप प्रमुख ने झांग होन से सवाल किया कि वह क्या बकवास कर रहा है और इस समय युद्ध छिड़ने से उन्हें क्या फायदा होगा। झांग होन ने जवाब दिया कि वेई फैंग पर सरेआम हमला हुआ है और अगर उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा तो वे अपने गुंडों को क्या मुंह दिखाएंगे। सुशिन ने किंजू गैंग के लोगों को दिलचस्प बताया। लॉ हॉल मास्टर ने सवाल किया कि किंजू गैंग के नेता पर हमला करने वाला कातिल आखिर किसने भेजा था। कॉम्बैट हॉल मास्टर ने ओल्ड डोन से पूछा कि वह उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। उसने साफ किया कि भले ही वह युद्ध चाहता है, लेकिन वह ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करता। गैंग लीडर ने कहा कि अब ये पता लगाने का कोई मतलब नहीं है कि कातिल किसने भेजा था। स्थिति हाथ से निकल चुकी है और युद्ध टल नहीं सकता। उसने फेयन गैंग के सभी सदस्यों को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। टाइगर सैये ने सलाहकार से पूछा कि क्या सुशिन की हाल ही में कोई हलचल हुई है। सलाहकार ने बताया कि नहीं, सुशिन अपने गुंडों के साथ शांत बैठा है। सुशिन ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि गैंग इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा और लड़ाई तुरंत शुरू होने वाली है। टाइगर सैये ने वादा किया था कि जो जितना इलाका जीतेगा वह उसी का होगा। सुशिन ने अपने भाइयों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि उस रात वे योंगले रेस्तरां पर हमला करेंगे और हर एक दुश्मन को मारने पर 10 टाइल का इनाम मिलेगा। 10 टाइल की बात सुनकर गुंडे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि इतने सारे पैसे से वे अगले दिन नया घर और दुल्हन खरीद सकते हैं और उस रात किंजू गैंग का सफाया कर देंगे। सुशिन ने कहा कि यही अपनी पहचान बनाने का मौका है और भाइयों को हमला करने का आदेश दिया। सभी ने मारने और काट डालने का नारा लगाते हुए हमला शुरू कर दिया। युद्ध शुरू होते ही तलवारों की कटाई और चीख पुकार से वातावरण भर गया। सुशिन ने अपने लोगों को खून का बदला खून से लेने के लिए प्रेरित किया। झांग होन ने उसे चेतावनी दी कि उसे लगता है कि अचानक हमला करके वह जीत जाएगा। एक गुंडे ने झांग दादा को बताया कि उनके भाई टिक नहीं पा रहे हैं। झांग होन ने उन्हें बेकार कचरा कहा और खुद सुशिन का सामना करने का फैसला किया। तभी जी गोंग ने सुशिन को बताया कि शिनचेन का काफिला आ गया है। सुशिन ने ली हुआई को अपने लिए रास्ता साफ करने का आदेश दिया। सलाहकार ने टाइगर सैये को बताया कि सुशिन पहले ही आगे बढ़ चुका है और इस समय क्वाई हो लिन के शिनचेन से लड़ रहा होगा। टाइगर सैये ने पूछा कि जल्दी किस बात की है। उसने कहा कि अगर वे अभी शुनई जिले की ओर जाएं तो सुशिन को दोहरी तरफ से घेरकर पूरे चांगले जिले पर कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने सलाहकार से पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं निकला। सलाहकार ने कहा कि सुशिन के पंख अब मजबूत हो रहे हैं और वह सैये की बात नहीं सुनता, इसलिए उसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। टाइगर सैये ने कहा कि शिनचेन कोई आसान शिकार नहीं है। अगर किंजू गैंग क्वाई हो लिन में भारी पड़ता है और शुनई जिला शांत रहता है तो शिनचेन क्या करेगा। सलाहकार ने जवाब दिया कि वह तुरंत क्वाई हो लिन की मदद के लिए भागेगा। टाइगर सैये ने इसे सही माना और अपनी योजना बताई। वह चाहता था कि शिनचेन के हाथों सुशिन खत्म हो जाए। अगर सुशिन मरता नहीं है तब भी उसकी ताकत आधी हो जाएगी और उसके बाद उसे संभालना उसके लिए बहुत आसान होगा। जी गोंग ने सुशिन को बताया कि कई भाई गंभीर रूप से घायल हैं और 8 भाई शहीद हो गए हैं। सुशिन ने हिसाब लगाने को कहा और आदेश दिया कि अगले दिन सुबह इनाम बांटा जाएगा तथा शहीद भाइयों के परिवारों को 1000 टाइल का मुआवजा दिया जाएगा। जी गोंग ने इसके बाद किंजू गैंग के शिनचेन के बारे में पूछा। सुशिन ने कहा कि वह बहुत कमजोर निकला और उसके एक चाल भी नहीं टिक पाया। इसके बाद सुशिन ने ओल्ड हुआन से पूछा कि क्या उसे आश्चर्य नहीं हो रहा कि इतने भाई मारे गए और वह फिर भी शांत है। जी गोंग ने कहा कि नहीं। सुशिन ने समझाया कि युद्ध में दया के लिए कोई जगह नहीं होती और अत्यधिक सहानुभूति इंसान को कमजोर बना देती है। जहां युद्ध होता है वहां बलिदान होता ही है। उसने जी गोंग को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह सबसे पहले उसके साथ आया था और जब तक वह उसे धोखा नहीं देगा सुशिन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी गोंग ने सुशिन को धन्यवाद दिया। कुछ गुंडों ने लियू दादा से कहा कि सुशिन वास्तव में कमाल का है और केवल 2 दिनों में उसने योंगले का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया है। दूसरे गुंडे ने कहा कि किंजू गैंग के वे कच्चे सुशिन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। किंजू गैंग का मुख्य अधिकारी लॉन्ग स्पियर लुओ जेन वहां पहुंचा और उसने अपना परिचय दिया। एक गुंडे ने सू बॉस को खबर देने और खुद लुओ जेन को रोकने की बात कही। सुशिन ने उसे रोक दिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। वह सोच ही रहा था कि योंगले रेस्तरां का आधा हिस्सा उसके कब्जे में आने के बाद भी शुनई जिले में बैठा उसका गॉडफादर बिल्कुल शांत क्यों है। अब उसे समझ आया कि असल में उसका गॉडफादर यही उसका इंतजार कर रहा था। लुओ जेन ने सुशिन को समझदार लड़का बताया और कहा कि उसका दिमाग उसके काये गॉडफादर से बहुत तेज चलता है। उसने बताया कि टाइगर सैये चाहता था कि वह सुशिन को खत्म कर देता कि उसका रास्ता साफ हो जाए।
चूंकि सही आगे नहीं बढ़ा, इसलिए लुओ जेन ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। सुशिन ने उसे मुकाबला शुरू करने को कहा, लेकिन लुओ जेन ने उसे रोककर कहा कि वह किंजू का कोई गुलाम नहीं है जो वेई फैन के कुत्तों की तरह बेवजह अपनी जान गंवाए। ये केवल उसके और सुशिन के बीच मुकाबला होगा। अगर सुशिन जीत गया तो वह योंगलेर इस तरह से पीछे हट जाएगा। सुशिन ने वरिष्ठ की उदारता स्वीकार करते हुए मुकाबला स्वीकार कर लिया और हमला शुरू कर दिया। लुओ जेन ने उसकी तलवारबाजी की तारीफ की, लेकिन कहा कि उसकी गति ज्यादा तेज है। सुशिन ने महसूस किया कि लुओ जेन का प्रहार कितना भारी है। उसने अनुमान लगाया कि लुओ जेन ने 70 से अधिक एक्यूपंक्चर बिंदु खोल लिए हैं और वह लगभग होतुन के मध्य स्तर पर पहुंच चुका है। लुओ जेन ने सुशिन को भी बुरा नहीं बताया और कहा कि लड़ाई में उसे मजा आ रहा है। सुशिन ने आश्चर्य किया कि 50 साल की उम्र में भी लुओ जेन में इतनी ताकत है और उसे अद्भुत माना। आंतरिक ऊर्जा का तीव्र विस्फोट होने लगा। जी गोंग ने सुशिन को आवाज दी। सुशिन समझ गया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा के फटने से पहले उसे लुओ जेन को खत्म करना होगा। उसने डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट यानी जूमी हुआ जियांजी का इस्तेमाल किया और निर्णायक तलवार का प्रहार किया। लुओ जेन इस हमले से चौंक गया। सुशिन ने उसे बताया कि उसने उसे हरा दिया है। लुओ जेन हंसा और कहा कि सुशिन ने तो इसे केवल हार जीत का मुकाबला कहा था, फिर उसने इतनी जानलेवा ऊर्जा क्यों इस्तेमाल की। सुशिन ने जवाब दिया कि उसे विश्वास था कि उसकी तलवार लुओ जेन के भाले से तेज है। लुओ जेन ने कहा कि आजकल के नौजवान वास्तव में बहुत खतरनाक हैं। सुशिन ने ओल्ड हुआन को तुरंत आदमियों को भेजकर योंगलेर इस तरह पर पूरी तरह कब्जा करने का आदेश दिया और खुद वापस जाने लगा। जी गोंग ने आदेश मानने की बात कही। सुशिन ने मन ही मन सोचा कि उसे जल्दी घर पहुंचना होगा, क्योंकि उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा बेकाबू हो रही थी। जी गोंग ने सुशिन को बताया कि गड़बड़ हो गई है। सुशिन ने पूछा कि क्या हुआ। जी गोंग ने बताया कि उनके आदमी योंगलेर इस तरह पर कब्जा करने गए थे, लेकिन तांग ताहे ने पहले ही उस पर अपना दावा ठोक दिया और उनके भाइयों को पीटकर बंधक बना लिया। सुशिन ने गुस्से में कहा कि तांग ताहे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह सुशिन की जमीन छीनने आए। उसने समझ लिया कि यह जरूर उसके प्यारे गॉडफादर की चाल होगी। वे शायद सोचते हैं कि वह इतना कमजोर है कि कोई भी बिल्ली कुत्ता आकर उस पर पैर रख सकता है। इसी बीच एक व्यापारी ने सुशिन को बताया कि उसने सुना है कि किंजूगैन के लुओ जेन को फीगेंगैन के सुशिन नाम के एक नौजवान ने हरा दिया है और अब वेई फैन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने साफ कर दिया कि इस मामले से दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। सु सरनेम वाला व्यक्ति कोई सीधा साधा इंसान नहीं था और भविष्य में ये धंधा टिकेगा भी या नहीं, यह अभी निश्चित नहीं था। तभी सैनिकों और गार्डों ने रास्ता खाली करने का आदेश दिया और पूछा कि वहां क्या किया जा रहा है। गैंग लीडर ने अपने लोगों को वहीं रुकने का आदेश दिया। तंग लाउडा ने मामले के बारे में पूछा तो उसके अधीनस्थ ने बताया कि आगे किसी ने रास्ता रोक रखा है। तभी सुशिन सामने आया और तांग ताहे को ललकारते हुए कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके इलाके में आकर उसके लोगों को पकड़ने की जरूरत करे। तांग ताहे ने सुशिन की पहचान करते हुए ठहाका लगाया और समझाया कि उसके भाइयों द्वारा सुशिन के आदमियों को पकड़ने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे नियम कायदे नहीं समझते थे। उसके अनुसार इलाका उसी का होता है जो उसे जीत लेता है। वह 2 दिन से घात लगाए बैठा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि डरपोक लुओ जेन भाग निकलेगा। लुओ जेन कहाँ गया इससे उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके अनुसार इस इलाके पर कब्जा पहले उसी ने किया था और सुशिन के आदमियों ने उड़ाव से ही वहां से निकलने को कहा था, जिसे वह न्याय मानता था। अचानक मारपीट और थप्पड़ की आवाज गूंजी। तांग ताहे को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने उसे मारने की हिम्मत की थी और उसके अधीनस्थ ने घबराकर उसे पुकारा। सुशिन ने अपने आदमियों को किसी भी हालत में न हिलने का आदेश दिया। उसने कहा कि तांग ताहे ने इलाके पर कब्जा किया, इस बात को वह नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसके आदमियों पर हाथ उठाना वह सहन नहीं करेगा और ये ताकत दिखाने जैसा था। तांग ताहे के अचानक चुप हो जाने पर सुशिन ने पूछा कि अब उसकी बोलती क्यों बंद हो गई और क्या उसे पछतावा हो रहा है। इसके बाद उसने अपने आदमियों को तांग ताहे को बांधने, उसकी नसें नारियां तोड़ने और उसे सब्जी मंडी के चौराहे पर 3 दिन तक धूप में सुखाने का आदेश दिया। अधीनस्थ ने तुरंत आदेश मानने की हामी भर दी। राहगीरों ने सड़क पर पड़े व्यक्ति को देखकर हैरानी जताई और सोचा कि इतना बेरहम काम किसने किया होगा। दूसरे राहगीर ने उन्हें चुप कराया और बताया कि क्या उन्होंने कभी क्वाईहॉलिन के छोटे लीडर सुशिन का नाम नहीं सुना। सुशिन ने आसपास मौजूद लोगों को देखकर पहचान लिया कि वे अनजान चेहरे नहीं थे और उसे खुशी हुई कि अब उसे घर घर जाकर खबर देने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने घोषणा की कि योंगलिफांग में अब से उसी की चलेगी और सबको वापस जाकर खबर देने को कहा कि हर महीने का हफ्ता यानी प्रोटेक्शन मनी अब 50 लियांग होगी। एक दुकानदार ने हैरानी जताई क्योंकि चिंजूगैन के समय केवल 30 लियांग देना पड़ता था। सुशिन ने उसके सवाल पर शक जताया तो दुकानदार तुरंत पीछे हट गया और कोई आपत्ति न होने की बात कही। लाओ हुआंग ने दुकानदारों को समझाया कि सु लाउडा जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है और उन्हें क्वाईहॉलिन जाकर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि 50 लियांग देने से उनका कोई घाटा नहीं होगा। उसने सबको जल्दी से वहां से तितर बितर होने को कहा। इसके बाद सुशिन ने लाओ हुआंग को सभी भाइयों को सूचित करके अभ्यास मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। लाओ हुआंग ने आदेश स्वीकार किया। सुशिन ने सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए बुलाया और बताया कि आज से वह 10 लोगों को बोजांग यानी शतनायक के पद पर पदोन्नत करेगा, जिनमें प्रत्येक 100 लोगों का प्रबंधन करेगा। बोजांग के अधीन शिजांग यानी 10 नायक होंगे जो 10-10 लोगों का प्रबंधन करेंगे। इन पदों का निर्धारण योग्यता और पराक्रम के आधार पर किया जाएगा। हॉल के लॉजिस्टिक्स और बोजांग से नीचे के पदों की नियुक्तियां हुआंग बिनचेन संभालेंगे, जबकि ली हुआई अनुशासन और सजा की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्वाईहॉलिन के नियम योंगलिफांग में भी उसी तरह लागू किए जाएंगे। इसके बाद सुशिन ने लाओ हुआंग को सूची घोषित करने के लिए कहा। लाओ हुआंग ने बताया कि इस बार बोजांग बनने वालों में ली छिंग, झाओ सोंगयान, कोन चेन और अन्य लोग शामिल हैं। साथियों ने लाओ ली की मेहनत की तारीफ की और लाओ ली ने अपनी सफलता का श्रेय सु लाउडा के सही मार्गदर्शन को दिया। सुशिन ने योंगलिफांग पर जीत का जश्न मनाने के लिए जुइवे रेस्टोरेंट को पूरा बुक करने की घोषणा की और कहा कि सभी खर्च हॉल के खाते से दिए जाएंगे। सभी भाइयों ने धन्यवाद दिया और लाउडा की जयकार की। लाओ हुआंग ने चिंता जताई कि पूरे जुइवे रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए बुक करने में 1 लाख से भी अधिक खर्च होगा और यह बहुत बड़ी फिजूल खर्ची हो सकती है। सुशिन ने उसे निश्चिंत किया और बताया कि हॉल का 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि पूरा प्रायोजन बॉस लियू कर रहे हैं। अब जब योंगलिफांग पर भी उनका कब्जा हो चुका था और इलाका बढ़ गया था, सुशिन ने अनुमान लगाया कि बूढ़ा लियू निश्चित रूप से योंगलिफांग में अपनी नई शाखा खोलने के बारे में सोच रहा होगा। लाओ हुआंग ने भी यही संभावना जताई। सुशिन ने देखा कि सारे भाई जश्न मनाने चले गए थे, लेकिन ली हुआई वहां नहीं था। उसने पूछा कि ली हुआई क्यों नहीं जा रहा। ली हुआई ने बताया कि वह थोड़ा थका हुआ था। लाओ हुआंग ने तब सुशिन को बताया कि जब ली हुआई पर उसके चाचा ने अत्याचार किए थे तब उसके निचले हिस्से में गंभीर चोट आई थी और शायद अब वह कभी शादीशुदा जीवन का सुख नहीं भोग पाएगा। सुशिन ने स्थिति समझते हुए लाओ हुआंग को एक वस्तु ली हुआई तक पहुंचाने को कहा और बताया कि उसे उसने खुद चुना है।
उसने कहा कि यदि ली हुआई अपने इस दर्द को अपनी लड़ने की ताकत में बदल सकता है तो ये साबित होगा कि वह कोई कमजोर इंसान नहीं है। फुसाने ने ली शेये के सामने सुझाव रखा कि अगर वह गैंग लीडर से कहे कि सुशिन के इलाके को सीधे मुख्य गैंग के अधीन ले लिया जाए तो कैसा रहेगा। ली शेये ने तुरंत इसका विरोध किया और समझाया कि युद्ध के लाभ और इलाके का बंटवारा सिद्धांतों का मामला है। फुसाने ने तर्क दिया कि अब सुशिन के हाथ में 1000 से अधिक लोग हैं और वह क्वाइहॉलन तथा योंगलेफान दोनों पर राज करता है। उसकी ताकत एक बड़े सरदार से भी कहीं अधिक हो चुकी थी और उसे इस तरह आगे बढ़ने देना खतरनाक था। ली शेये ने सुझाव दिया कि सुशिन से उलझना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। फुसाने ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उसने सुशिन को नहीं दबाया तो वह अपना मुंह वहां दिखाएगा। तभी होतोन वहां आया और ठहाका लगाते हुए फुसाने का मजाक उड़ाया कि उसे उसके अपने धर्मपुत्र ने नीचा दिखा दिया है। फुसाने ने उसके आने का कारण पूछा। होतोन ने हु लाओसान की संपन्नता का हवाला देते हुए कुछ पैसे उधार मांगने की बात कही। फुसाने ने उसे गैंग का बिगड़ा हुआ आयाश बताते हुए एक फूटी कुड़ी देने से इनकार कर दिया। होतोन ने फिर प्रस्ताव दिया कि वह हुसाने के धर्मपुत्र का बंदोबस्त करने में उसकी मदद कर सकता है। फुसाने ने उपाय पूछा और होतोन ने भरोसा दिलाया कि उस मामूली नौसिखे छोकरे को ठिकाने लगाना उसके बाएं हाथ का खेल है। पहरेदारों ने होतोन को बताया कि सु लाओडा अभी आराम कर रहे हैं और वह अंदर नहीं जा सकता। होतोन ने उन्हें रास्ते से हटने का आदेश दिया और सुशिन को बाहर आकर अपने बड़े सरदार को प्रणाम करने के लिए ललकारा। सुशिन बाहर आया और समझ गया कि हुसाने ने ही होतोन को भेजा है। होतोन ने शिकायत की कि सुशिन अब उसे धर्मपिता भी नहीं कहता और हु लाओसान ने सचमुच एक हसन फरामोश भेड़िया पाल लिया है। उसने सुना था कि सुशिन ने काफी दौलत कमाई है और वह खुद इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तभी सुशिन की तलवार चमकी। होतोन को विश्वास नहीं हुआ कि सुशिन सच में उसे मारना चाहता है और उसने चुनौती देते हुए वहीं बैठकर मारने को कहा। सुशिन ने उसकी हैसियत का रौब दिखाने पर सवाल उठाया। होतोन ने चेतावनी दी कि उसे मारना बगावत माना जाएगा और गैंग सुशिन को कभी माफ नहीं करेगी। सुशिन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि फिर होतोन को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है और उसे धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद सुशिन ने होतोन को मार डाला। उसके अधीनस्थ ने पहरेदारों को खबर दबाने और उन सभी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया जिन्होंने बड़े सरदार को देखा था। सुशिन ने उन्हें घबराने से मना किया क्योंकि खबर वैसे भी छुपने वाली नहीं थी और वह उसे छुपाना भी नहीं चाहता था। उसने खाते से 11 लाख लियांग चांदी निकालने का आदेश दिया और अपने धर्मपिता को छोड़कर हर बड़े सरदार को 1-1 लाख लियांग भेजने को कहा। उसने स्पष्ट किया कि उनसे मदद की भीख नहीं मांगनी है बल्कि इतना कहना है कि जब मामला उठे तो वे खामोश रहें। जब हॉल मास्टर लिन के बारे में पूछा गया तो सुशिन ने माना कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद ईस्ट हॉल मास्टर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ईस्ट हॉल मास्टर के पक्ष में रहने वाला वेस्ट हॉल मास्टर निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा। एक कैदी ने दावा किया कि गैंग के अंदरूनी झगड़े सख्त मना है और इस बार सुशिन ने एक बड़े सरदार को मारा है, इसलिए गैंग लीडर उसे कभी नहीं बख्शेंगे। ली हुआई ने उसे बकवास बंद करने को कहा और बताया कि होतोन उनकी अच्छी जिंदगी से जलता था और सु लाओडा से रंगदारी वसूलने आया था। यदि लाओडा उसे नहीं मारते तो वह खुद उसे जान से मार देता। उसने कैदी को चेतावनी दी कि वह ये न समझे कि उन्हें उसके मन की चाल का पता नहीं है। क्वाइहॉलन से लेकर योंगलेफान तक सु लाओडा ने उनके साथ कभी अन्याय नहीं किया था। कैदी ने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुशिन का प्रभाव इतना गहरा होगा और उसने सवाल किया कि क्या वे सच में उसके साथ इस अंधेरे रास्ते पर अंत तक जाना चाहते हैं क्योंकि गैंग की सजा आने पर सभी को जान गंवानी पड़ सकती थी। सुशिन ने उससे पूछा कि वे कैसे मरेंगे। कैदी ने जवाब दिया कि जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वही मुजरिम, इसलिए मारना हो तो मार दिया जाए। सुशिन ने कहा कि यहाँ जीत और हार का सवाल ही नहीं था क्योंकि वे दोनों एक ही स्तर के खिलाड़ी नहीं थे। कैदी ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन सुशिन ने कहा कि उस पर हाथ उठाने का भी मन नहीं करता और दुनिया में सबसे दयनीय प्राणी वे लोग होते हैं जो खुद को चालाक समझते हैं। फिर भी वह फिलहाल उसके काम आ सकता था, इसलिए उसे अभी नहीं मारेगा। इसी बीच लाओ हुआंग ने बताया कि सुशिन के आदेश के अनुसार सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उनकी संख्या 8 है। सुशिन ने सभी को खत्म करने का आदेश दिया। लाओ हुआंग ने एक मौका देने का सुझाव दिया लेकिन सुशिन ने साफ किया कि वह कोई महान संत नहीं है। वे उसकी चांदी लेते हैं, उसकी दी हुई मार्शल आर्ट सीखते हैं, उसकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अंत में उसी की पीठ में छुरा घोंपते हैं। उसने इसे अन्याय बताया और याद रखने को कहा कि घास काटनी हो तो उसे जड़ से उखाड़ना जरूरी होता है। लाओ हुआंग ने अनिच्छा से आदेश स्वीकार किया और जाने की तैयारी की। फुसाने ने ली शेये को सामान बांधने और सीधे मुख्यालय चलने का आदेश दिया। ली शेये इस निर्णय से हैरान हुआ। फुसाने को डर था कि जिसने बड़े सरदार होतोन को मार दिया वह उन्हें भी नहीं बख्शेगा। तभी सुशिन वहां पहुंचा और धर्मपिता से पूछा कि वे कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। फुसाने ने उसे चेतावनी दी कि एक बड़े सरदार की हत्या महापराध है और उसे तुरंत उसके साथ मुख्यालय जाकर अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उसने अपनी पुरानी इज्जत दांव पर लगाकर सुशिन की जान बचाने का वादा किया। सुशिन ने याद दिलाया कि उसूलों के हिसाब से क्वाइहॉलन और योंगलेफान दोनों से ऊपर पहुंचाने वाले मुनाफे में उसने हुसाने को कभी एक धेला भी कम नहीं दिया था। फिर भी हुसाने बार-बार उसका नुकसान क्यों कर रहा था। उसने सही कारण बताया कि हुसाने उसकी तेजी से बढ़ती ताकत से डरता था और उसे भय था कि वह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। हुसाने ने स्वीकार किया कि सुशिन बहुत होशियार है लेकिन चेतावनी दी कि उसे मारकर वह फेंग गैंग में कभी टिक नहीं पाएगा। सुशिन ने अपनी शर्त रखी कि हुसाने को गैंग के सामने स्वीकार करना होगा कि होतोन को मारने का विचार उसी का था और साथ ही उसे बड़े सरदार के पद के लिए खुद आगे बढ़ाना होगा। हुसाने ने इसे अस्वीकार किया और कहा कि इससे बेहतर है कि सुशिन उसे ही मार डाले। सुशिन ने उसे जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करने को कहा और बताया कि उसके पास सबूत है कि हुसाने ने गैंग के पैसों का गबन किया है और निजी तौर पर मुनाफे का बड़ा हिस्सा दबाया है। उसने ली शेये से पुष्टि करवाई और ली शेये ने हाँ कह दी। हुसाने ने ली युवानिकुन को विश्वासघाती कहा और याद दिलाया कि जब उसके परिवार को डाकुओं ने मार डाला था तब उसने ही उसे पनाह दी थी। ली शेये ने खुलासा किया कि उसके गांव को लूटने वाले वास्तव में हुसाने ही थे। उसने देखा था कि ली शेये पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे अपने काले खातों का हिसाब रखने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि परीक्षा से लौटने के बाद उसने उसके माता पिता की हत्या भी करवा दी थी। ली शेये ने 20-30 साल तक यह अपमान सहा था और सिर्फ इस दिन का इंतजार किया था। सुशिन ने फिर हुसाने से फैसला लेने को कहा। हुसाने ने समझ लिया कि होतोन को मारने के बाद वह वैसे भी नहीं बचेगा और अधिक से अधिक दोनों साथ मर सकते हैं। सुशिन ने बताया कि चांगनिंग प्रांत में 3 गैंग और 4 संघ हैं और फ्लेइंग गैंग छोड़कर भी जहां जाएगा वहां बड़ा सरदार ही बनेगा। हुसाने ने स्वीकार किया कि सुशिन अब पहले जैसा नहीं रहा और उसने अपनी हार मानते हुए उसकी शर्तें स्वीकार कर ली। सुशिन ने अपने धर्मपिता को यह भी कहा कि उनका बेटा उनके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया है और उसका भी निपटारा कर दे। चिकांग ने हुसाने से रोते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई और दावा किया कि वह पूरी तरह वफादार था और जो कुछ किया उनके लिए किया था। हुसाने ने उसे नाकारा कचरा कहकर मार डाला। इसके बाद सुशिन ने कहा कि अब वे गैंग लीडर से मिलने जा सकते हैं।
शांगवान रोंग ने सुशिन को हथियार डालने और उनके साथ मुख्यालय चलने का आदेश दिया तथा चेतावनी दी कि कानून का विरोध करने पर उसे मौके पर ही ढेर करने का अधिकार है। सुशिन ने उसकी धमकी को चुनौती दी। हमला हुआ और चीखें गूंज उठी। सुशिन ने हमलावरों को उनकी औकात याद दिलाई और पूछा कि वे उसे मारने कैसे चले थे। हॉल मास्टर लिन ने माना कि वे लोग सुशिन के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन उसके हॉल ऑफ पनिशमेंट के शिशु पर उंगली उठाने की सुशिन की हैसियत नहीं थी। सुशिन ने समझाया कि उन लोगों ने उस पर तलवार चलाने की हिम्मत की थी, इसलिए उन्हें मारना गलत नहीं था। हॉल मास्टर लिन ने उसे गुस्ताख लड़का कहते हुए हमला किया। सुशिन ने ली हुआई को पुकारा, लेकिन तभी हॉल मास्टर डोंग ने बीच में आकर बचाव किया और वेस्ट हॉल मास्टर लिन को याद दिलाया कि एक हॉल मास्टर होकर एक नौजवान पर हाथ उठाना उचित नहीं था और वह चाहे तो उससे मुकाबला कर सकता था। तभी गैंग लीडर के आने की घोषणा हुई। हॉल मास्टर लिन ने गैंग लीडर से शिकायत की कि सुशिन ने बगावत की है और गैंग के नियम तोड़े हैं, इसलिए उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। हॉल मास्टर डोंग ने तर्क दिया कि बगावत के पीछे कोई न कोई कारण होना चाहिए और उसने सुना था कि हथोन पहले क्वाईहॉलिन में उपद्रव करने गया था। हॉल मास्टर लिन ने जवाब दिया कि कारण चाहे जो भी हो, अपने से बड़ों पर हमला करने वाले को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। गैंग लीडर शाफेंग ने सबको शांत कराया और मामले पर बाकी लोगों की राय पूछी। भीतर ही भीतर उसे आश्चर्य हुआ कि जो लोग आमतौर पर तमाशा देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वे आज इतने शांत क्यों थे। तभी हुसाने ने आगे आकर बताया कि हथोन को मारने का आदेश सुशिन का नहीं बल्कि उसी का था। हॉल मास्टर लिन इस स्वीकारोक्ति से हैरान रह गया। हुसाने ने बताया कि हथोन उसके यहाँ पैसे उधार मांगने आया था। पैसे न मिलने पर वह सुशिन को परेशान करने पहुंचा और सीधे 10 लाख की मांग की। गुस्से में हुसाने ने ही सुशिन को उसे मारने का आदेश दिया था। शाफेंग ने सुशिन की चालों की प्रशंसा करते हुए उससे कुछ कहने को कहा। सुशिन ने गैंग लीडर को प्रणाम किया और बताया कि वह अभी युवा है, उसमें ताकत है और वह गैंग के लिए और भी सेवा तथा पराक्रम दिखाने को तैयार है। शाफेंग ने फैसला सुनाया कि हुसाने ने निजी रंजिश में गैंग के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसका सारा इलाका गैंग को वापस सौंप दिया जाएगा और उसके अधीन केवल 10 लोग रहेंगे। हत्या सुशिन ने की थी, लेकिन हुसाने उसका धर्मपिता और वरिष्ठ था, इसलिए वरिष्ठ का आदेश न मानने का कारण नहीं बनता। साथ ही सुशिन ने अकेले युंगलिफान जीतकर बड़ा काम किया था। हथोन की मृत्यु के बाद उसकी जगह सुशिन को बड़े सरदार का पद दिया गया। सुशिन ने फेंग गैंग के लिए जी जान लगाने और गैंग लीडर के लिए आग और पानी में कूदने तक की निष्ठा जताई। शाफेंग ने सभी को जाने का आदेश दिया और बताया कि वह थक चुका है। हॉल मास्टर लिन ने गुस्से में कहा कि भले ही गैंग के मामलों में सबकी सलाह लेने की बात कही जाती है, असल में यह शाफेंग का एक तरफा राज था। बाहर अधीनस्थों ने सू बड़े सरदार को पदोन्नति की बधाई दी। शाह युवानदोंग ने अपने पिता शाफेंग के पास पहुंचकर उन्हें पुकारा। उसने बताया कि चांदीफांग में उसने एक बेहतरीन घोड़ा देखा था और बड़ी मुश्किल से उसे हासिल किया, लेकिन चांदी कम पड़ गई थी, इसलिए वह अपने पिता से कुछ पैसे लेने आया था। शाफेंग ने उसे नकारा कहा और उसकी हालत देखने को कहा। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा भविष्य में चिंजू गैंग के वेई फैंग की तरह दूसरों की कठपुतली न बन जाए। शाह युवानदोंग ने वेई फैंग को कचरा बताया और कहा कि वह उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके अनुसार फेंग गैंग उसके पिता ने अपने दम पर बनाई थी और इसी वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे इनकार कर सके। शाफेंग ने उसे नादान बताया और समझाया कि उसने ये सब क्यों किया था। अगर वह अगले दिन नहीं रहा तो क्या शाह युवानदोंग ये गारंटी दे सकता है कि डोंग चोनवू और जूनली उसका साथ देंगे। जूनली देखने में सुलझा हुआ लगता था, लेकिन गैंग में आने से पहले वह अपने बेरहम तरीकों के लिए कुख्यात था। यदि दोनों एक हो गए तो शाह युवानदोंग उनका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके हित उनसे अलग हो और जो दोनों को नियंत्रण में रख सके। वह व्यक्ति सुशिन था। शाफेंग ने पूछा कि क्या अब उसका पुत्र अपने पिता की दूरदर्शिता समझ गया है। शाह युवानदोंग को अब भी विश्वास नहीं हुआ कि उस मामूली सुशिन की इतनी अहमियत हो सकती है। शाफेंग ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वह थक चुका था। ली लाउडा ने अपने साथियों से फेंग गैंग के नए बने बड़े सरदार के बारे में पूछा। साथियों ने बताया कि केवल 20 साल की उम्र में सुशिन ने चिंजू गैंग के दाइचोंग और चेन लाउडा को मार गिराया था। उन्होंने ये भी बताया कि उसने लुओ जेन को हराया था, जबकि लुओ जेन का गुरु सोल ब्रेकिंग स्पीयर लिन लुयुआन एक वास्तविक इनबिल्ट मार्शल आर्टिस्ट यानी ज़ियानिटियन योद्धा था। एक साथी ने अनुमान लगाया कि सुशिन की कूटनीति उसकी मार्शल आर्ट से भी कहीं अधिक खतरनाक थी। ली लाउडा ने तय किया कि वह सुशिन को अपने सानिन संघ में शामिल करेगा और बाकी लोगों से राय मांगी। सभी ने सहमति जताई। इसके बाद ली लाउडा ने झांग हेंग को भेजने का सुझाव दिया, क्योंकि उसका स्वभाव शांत था और वह सुशिन को समझाने के लिए सही व्यक्ति था। एक साथी ने याद दिलाया कि झांग हेंग अकेले ही व्यापारियों का हिसाब किताब देख रहा था और उसके पास इन सबका समय कहाँ था। तब ली लाउडा ने बड़े भाई का उल्लेख करते हुए मेन चोन को अंदर बुलाया। मेन चोन ने दोनों पिताओं यानी चाचाओं को प्रणाम किया। ली लाउडा ने बताया कि चोंग एर अब छोटा नहीं रहा और समय आ गया था कि वह भी सन के मामलों से परिचित हो। एक साथी ने चिंता जताई कि चोंग एर का स्वभाव थोड़ा घमंडी है और सुशिन से बात करते समय मामला बिगड़ सकता है। ली लाउडा ने समझाया कि सुशिन युवा पीढ़ी का चमकता सितारा है और उससे तहजीब से पेश आना चाहिए। यदि उसकी मांगे बहुत अनुचित न हो तो सब मान लेना चाहिए। मेन चोंग ने अपने पिता को निश्चिंत किया और दावा किया कि उस मामूली सुशिन को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ली लाउडा ने उसे भरोसेमंद आदमी चुनकर देने की बात कही। तभी सिस्टम ने सुशिन को सूचित किया कि मुख्य मिशन पूरा हो चुका है और निर्धारित श्रेणी में एक ड्रॉ का मौका मिला है। सुशिन ने मार्शल आर्ट्स श्रेणी चुनी। सिस्टम ने घोषणा की कि उसे वेनशुए चरित्र की मार्शल आर्ट्स सुपर फिस्ट हेड फिस्ट प्राप्त हुई है। लाओ हुआंग ने सू लाउडा को सूचित किया कि टाई वुचिन उनसे मिलने आए हैं। टाई वुचिन ने सुशिन को चांगमिंग प्रांत का सबसे युवा बड़ा सरदार कहा। सुशिन ने इसे मजाक मानते हुए पूछा कि इतने बड़े पद के बावजूद टाई महोदय के आने का उद्देश्य क्या था। टाई वुचिन ने स्पष्ट किया कि वह बिना काम के नहीं आया था। उसने बताया कि मजिस्ट्रेट साहब का सुपुत्र कुछ दिन पहले क्वाईहॉलिन गया था और उसी रात उसका बेशकीमती वोमजेड चोरी हो गया। मजिस्ट्रेट साहब बेहद गुस्से में थे, इसलिए किसी भी तरह जल्द से जल्द चोर का पता लगाना आवश्यक था। सुशिन ने भरोसा दिलाया कि 3 दिनों के भीतर वह जवाब देगा। लाओ हुआंग ने बताया कि मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था और उसने सुना था कि चोरी ब्लैकवाटर स्ट्रीट के ओल्ड वुल्फ यानी लाओलान के गिरोह का काम हो सकती है। वह पहले हुनान के जंगलों में डाकू था और उसके पास 100 से अधिक हथियारबंद लोग थे। दाइचोंग और चेन लाउडा भी पहले उससे टैक्स मांगने गए थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। सुशिन ने उन्हें केवल भाड़े की टट्टू बताते हुए कहा कि ली हुआई को भेजा जाए और वह उनसे निपट लेगा। लाओ हुआंग ने तुरंत आदेश मानने की बात कही। मेन चोंग ने आकर घोषणा की कि वह सुशिन से मिलने आया है। लाओ हुआंग ने सानिन संघ के युवा मालिक का सम्मान करते हुए उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बताया कि सू लाउडा अभी ध्यान साधना में है और उसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। मेन चोंग को यह बात अपमान लगी और उसने समझा कि वह बेकार यहाँ आया है। उसने सुशिन के घमंड की शिकायत की और लाओ हुआंग को वहां से भाग जाने का आदेश दिया।
उसने धमकी दी कि अगर कोई उस पर हाथ उठाएगा तो वह पूरे हॉल का कत्लेआम कर सकता है और शाफेन कुछ नहीं कर पाएगा। तभी सुशिन सामने आया और उसकी ताकत आजमाने को कहा। मेन चोन के साथी ने सुशिन को गुस्ताख बताते हुए युवा मालिक के सामने झुकने की मांग की। सुशिन ने साफ किया कि उसने उसे बुलाया नहीं था और यदि उसे अच्छा नहीं लगता तो रास्ता खुला है। मेन चोन ने कहा कि यदि सुशिन उनके सानिन संघ में शामिल होता है तो शर्तें वह तय कर सकता है, लेकिन उसे उसकी जैसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुशिन ने पूछा कि अगर वह शामिल होने से इनकार कर दे तो क्या होगा। मेन चोन ने धमकी दी कि वह उसकी पूरी गैंग का खात्मा कर देगा। सुशिन ने इसे मजबूरी बताया। मेन चोन ने चुनौती दी कि वह वहीं खड़ा रहेगा और देखेगा कि सुशिन में उसे मारने का दम है या नहीं। सुशिन ने जवाब दिया कि जब मरना ही है तो उसे मारने से डरने का कोई कारण नहीं। मेन चोन ने पाम अटैक से हमला किया। सुशिन ने सुपरफिस्ट का वार किया और मुकाबला अपने हाथ में ले लिया। मेन चोन घायल होकर गिर पड़ा और हैरान था कि सुशिन ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। उसने सानिन संघ के बदले की धमकी दी। सुशिन ने अंतिम वार करके उसे मार डाला और उसके साथियों को आदेश दिया कि अपने युवा मालिक की लाश उठाकर क्वाइहॉलिन से दफा हो जाए। मेन चोन के साथी ने सुशिन को उसकी मौत की धमकी दी। लाओ हुआंग ने सुशिन के सामने अपनी जान समर्पित करने की बात कही। सुशिन ने उसे उठने और हिम्मत रखने को कहा तथा हर बात पर घुटने न टेकने की सीख दी। लाओ हुआंग ने चिंता जताई कि चांगमिन प्रांत में अब टिकना मुश्किल है और सुशिन से सभी को लेकर वहां से निकल चलने का अनुरोध किया। सुशिन ने भागने से इनकार किया और सभी भाइयों को बुलाने का आदेश दिया। उसने सभी को बताया कि जो कुछ हुआ उसका अंजाम वे समझते थे और जो लोग जाना चाहते हैं वे 10 लियांग चांदी लेकर अभी इज्जत से अलग हो सकते हैं। लाओ हुआंग ने कहा कि जब तक लाओडा का मूड ठीक है, जिन्हें जाना है वे जल्दी निकल जाएं। कुछ साथियों ने अपने बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों का हवाला देकर माफी मांगी। दूसरे ने कहा कि सानिन संघ से दुश्मनी का मतलब केवल मौत था और उसने भाइयों से क्षमा मांगी। सुशिन ने जाने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की और घोषणा की कि जो लोग इस मुसीबत में उसके साथ रुक रहे हैं वे आज से उसके सगे भाई हैं। तभी मेन चांगहे के विलाप की आवाज आए। उसने सुशिन को जिंदा न छोड़ने और पूरी फेंग गैंग को अपने चोंग एर की चिता के साथ जलाने की प्रतिज्ञा की। ली लाओडा ने उसे शांत करने की कोशिश की। शाफेंग ने भी सुशिन पर अपनी पूरी फेंग गैंग को बर्बाद करने का आरोप लगाया। हॉल मास्टर डोंग ने सुझाव दिया कि अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो सुशिन को पकड़कर सानिन संघ को सौंप देना चाहिए। हॉल मास्टर लिन ने याद दिलाया कि सुशिन आखिरकार उनकी फेंग गैंग का बड़ा सरदार था। शाह युवानदोंग ने डर जताया कि अगर वह भाग गया तो आफ्तुन पर ही टूटेगी। मेन चांगहे ने तुरंत घेराबंदी करने और किसी को भी बाहर न निकलने देने का आदेश दिया। सुशिन ने इतने सारे वरिष्ठ लोगों को देखकर व्यंग्य किया कि उन्हें पहले से खबर कर देनी चाहिए थी ताकि वह बाहर आकर उनका स्वागत कर सकता। शाफेंग ने उसे अक्षम्य अपराध का दोषी बताते हुए चुपचाप आत्मसमर्पण करने को कहा। सुशिन ने तर्क दिया कि मेंगचोन सानिन संघ का मुख्य व्यक्ति था और उसे मारकर उसने फेंग गैंग का ही मान बढ़ाया था। हॉल मास्टर लिन ने उसे बकवास बंद करने को कहा और हमला कर दिया। हमले के दौरान हॉल मास्टर लिन ये देखकर हैरान रह गया कि सुशिन एक्वायर्ड लेट स्टेज तक पहुंच चुका था और इतनी जल्दी उस स्तर पर कैसे पहुंचा। सुशिन ने उसे भागने की चेतावनी दी। शाह युवानदोंग ने मन ही मन महसूस किया कि सुशिन बहुत तेजी से ताकतवर हो रहा है और उसे अपने बचने का रास्ता पहले ही सोचना चाहिए। मेन चांगहे ने फेंग गैंग को कचरा बताया और कहा कि एक हॉल मास्टर मिलकर भी एक छोटे सरदार को नहीं संभाल पा रहा था। उसने सुशिन के सामने दो रास्ते रखे, या तो वह अपने हाथों से अपने सभी आदमियों को मार डाले और बदले में उसकी जान छोड़ दी जाए, या सानिन संघ क्वाइहॉलिन में खून की नदियां बहा देगा। सुशिन ने दोनों विकल्पों को ठुकराते हुए पूछा कि अगर वह दोनों ही न चुने तो क्या होगा। ली लाओडा ने शाफेंग से पूछा कि क्योंकि सुशिन उसका आदमी है वह क्या कहना चाहता है। शाफेंग ने सुशिन को फेंग गैंग से बेदखल कर दिया और कहा कि अब उसके साथ मारना या काटना जो चाहे किया जा सकता है। मेन चांगहे ने सुशिन को पकड़ने और उसके 1000 टुकड़े करने का आदेश दिया। लाओ हुआंग ने सुशिन से उनकी चिंता न करने और निकल जाने का आग्रह किया। ली लाओडा ने उसे रोकते हुए हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी टाई वुचिंग ने शक्तिशाली वार करके प्रवेश किया। सभी हैरान रह गए। ली लाओडा ने उसकी पहचान जाननी चाहिए। टाई वुचिंग ने 3 गैंग और 4 संघों के लोगों को तमाशा करने पर सवाल उठाया। लाओ हुआंग ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मदद की उम्मीद थी तो पहले बताना चाहिए था। मेन चांगहे ने टाई वुचिंग को बताया कि सुशिन ने उसके इकलौते बेटे को मारा है और बदला लेना उसका अधिकार है। टाई वुचिंग ने कहा कि उसका बेटा अपनी कमजोरी की वजह से मारा गया और इतने लोगों को लेकर अकेले सुशिन पर चढ़ाई करना बड़े द्वारा छोटे को सताना है। मेन चांगहे ने फिर भी बदला लेने की जिद की। टाई वुचिंग ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुशिन ने उस पर एक एहसान किया था और वह उसकी जान की रक्षा करेगा। शाह युवानदोंग ने चेतावनी दी कि टाई वुचिंग का नाम चाहे जितना बड़ा हो वह पूरे चांगमिन प्रांत को अकेले नहीं ढक सकता। मेन चांगहे के साथी ने कहा कि यह उनकी गैंगों का आपसी मामला था और टाई वुचिंग का हस्तक्षेप नियमों के खिलाफ था। टाई वुचिंग ने उस साथी के शिष्य लिन फैंग की पहचान पूछी। जवाब में बताया गया कि वह लिन फैंग था। टाई वुचिंग ने कहा कि वह उपदेश देने नहीं आया बल्कि केवल ये याद दिलाना चाहता था कि यह नियम वही था। उसने पलक झपकते ही लिन फैंग को मार गिराया और घोषणा की कि जिसे वह बचाना चाहता है उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। ली लाओडा ने बड़े भाई से ठंडे दिमाग से विचार करने को कहा। मेन चांगहे ने उसके पीछे हटने का अर्थ पूछा। ली लाओडा ने समझाया कि टाई वुचिंग 6 फैंस गेट से जुड़ा है और आज उसने जो ताकत दिखाई है उसका सामना उनमें से कोई नहीं कर सकता। मेन चांगहे ने फिर भी बेटे की मौत का बदला लेने की इच्छा जताई और घोषणा की कि उसके शिष्य ली झोंगहे और सुशिन के बीच अखाड़े में डेथ मैच होगा। सुशिन ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 दिन बाद चांगदेफांग में अखाड़ा सजाने और तब तक मुकाबला जारी रखने का निर्णय हुआ जब तक एक की मौत न हो जाए। हॉल मास्टर लिन ने गैंग लीडर से पूछा कि क्या वे भी जाएंगे और शाफेंग ने 3 दिन बाद देखने के लिए वापस लौटने का फैसला किया। सुशिन ने टाई वुचिंग को मदद के लिए धन्यवाद दिया। टाई वुचिंग ने इसे छोटा सा काम बताया और कहा कि वह समझ गया था कि इस बार सुशिन ने अपने गैंग लीडर को भी खेल में फंसा दिया था। सुशिन ने कहा कि यह शाफेंग का अपना फैसला था और यदि उसने उसका साथ चुन लिया होता तो शायद उसे अपने कई आदमियों का दिल जीतना नसीब होता। टाई वुचिंग ने हंसते हुए कहा कि सुशिन पहले से ही शाफेंग की फितरत जानता था और आज के हालात उसकी इच्छा के मुताबिक बने थे। उसने पूछा कि जब वह खुद सुशिन की रक्षा कर सकता था तो उसने डेथ मैच के लिए हामी क्यों भरी। सुशिन ने समझाया कि टाई वुचिंग एक बार उसकी मदद कर सकते थे, बार बार नहीं, इसलिए इस मामले का फैसला उसे खुद करना था। टाई वुचिंग ने उसे बताया कि मेंग चांगहे का गुरु कौन था और उसके गुरु झाओ डिनफांग कभी शाओलिन मंदिर के गृहस्थ शिष्य रहे थे। सुशिन ने इसी वजह से मेंग चांगहे के ग्रेट ड्रैगन सबरिंग पाम चलाने की बात समझी। टाई वुचिंग ने बताया कि उसे अब काम था और वह ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सुशिन ने जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। टाई वुचिंग ने कहा कि धन्यवाद की जरूरत नहीं क्योंकि सुशिन उसके द्वारा बचाया गया इंसान था और अगर वह हार गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
लाओ हुआंग ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। सुशिन ने ध्यान साधना जारी रखने का आदेश दिया और कहा कि उसने अभी अभी एक्वायर्ड लीड स्टेज हासिल किया था, इसलिए ताक को स्थिर करना जरूरी था। दूसरी ओर ली लाउडा ने मेन चांगहे को सलाह दी कि वह ली जोगे से बात करे और डेथ मैच जीतने के बाद भी सुशिन की जान बख्शने की शर्त रखे। मेन चांगहे ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि सुशिन ने उसके इकलौते बेटे को मारा था। ली लाउडा ने आशंका जताई कि सुशिन को बचाने वाला टाई वुचिंग शायद सिक्स फैंस गेट के शक्तिशाली टाई परिवार से हो सकता है। मेन चांगहे ने इसे केवल अनुमान कहा और पूछा कि कौन साबित कर सकता है कि टाई वुचिंग वास्तव में टाई परिवार से है। उसने स्पष्ट कर दिया कि सुशिन की मौत तय थी। अखाड़े में सट्टेबाजों ने सुबह सुबह ही दांव लगाना शुरू कर दिया। ली जोगे पर 1 के मुकाबले 1 और सुशिन पर 1 के मुकाबले 3 का भाव लगाया जा रहा था। टाई वुचिंग भी वहां पहुंच गया। मेन चांगहे ने उसके आने के बाद डेथ मैच शुरू करने की बात कही, लेकिन टाई वुचिंग ने जल्दबाजी न करने को कहा क्योंकि कुछ बातें साफ करना बाकी थी। मेन चांगहे को लगा कि शायद टाई वुचिंग अपनी बात से पीछे हटना चाहता है, लेकिन टाई वुचिंग ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। उसका कहना था कि सुशिन ने चुनौती स्वीकार की है, इसलिए नतीजा चाहे जो भी हो मामला यही समाप्त होगा और भविष्य में अगर मेन चांगहे ने फिर सुशिन को परेशान किया तो उसे बीच में आने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। लाओ हुआंग ने ली हुआई से पूछा कि उसे लाउडा की जीत के कितने मौके दिखाई देते हैं। ली हुआई ने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे यकीन था कि लाउडा ही जीतेंगे। लाओ हुआंग ने इसे कोई ठोस जवाब न मानते हुए कहा कि वह भी लाउडा की हार नहीं चाहता। ली हुआई ने समझाया कि जीवन मरण के युद्ध में अगर जीत का अटूट विश्वास न हो तो इंसान पहले ही आधा हार चुका होता है और यह सीख उसे लाउडा ने दी थी। रेफरी ने मुकाबला शुरू होने की घोषणा की। ली जोगहे ने सुशिन को अपनी जान देने की चुनौती दी। सुशिन ने तलवार से उसका सामना किया। हमलों और टकराव की गूंज के बीच ली जोगहे ने दावा किया कि उसने सुशिन की तलवार की तेजी के बारे में सुना था, लेकिन अगर तलवार उसे छू ही न पाए तो उसकी तेजी का क्या फायदा। उसने ड्रैगन सब रिंग पाम का प्रयोग किया। सुशिन ने इसे नामुमकिन बताया और कहा कि टूटी फूटी तकनीकों से उसे मारने की कोशिश करना घमंड है। इसके बाद उसने हेड फिस्ट आकाश का कोई चेहरा नहीं का प्रहार किया। एक जबरदस्त धमाके के साथ ली जोगहे पर वार हुआ। ली लाउडा ये देखकर चौंक गया कि सुशिन एक्वायर्ड ग्रेट परफेक्शन यानी पूर्ण सिद्धि अवस्था तक पहुंच चुका था। ली जोगहे मृत्यु के कगार पर पहुंचकर इसे नाइंसाफी मान रहा था। मेन चांगहे दौड़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन टाई वुचिंग ने उसे नियम तोड़ने से रोक दिया। सुशिन ने कहा कि अखाड़े में उतरने की कीमत चुकानी पड़ती है और उसने ली जोगहे को अपाहिज करने के लिए वार कर दिया। ली जोगहे दर्द से चीख उठा। सुशिन ने मेन चांगहे को याद दिलाया कि वह मुकाबला जीत चुका था। टाई वुचिंग ने घोषणा की कि डेथ मैच का मामला यही समाप्त होता है और मेन चांगहे से उसकी स्वीकृति मांगी। मेन चांगहे गुस्से में वहां से जाने लगा। ली लाउडा ने अपने बड़े भाई के आपा खोने के लिए टाई वुचिंग से क्षमा मांगी। टाई वुचिंग ने समझा कि बेटे की मौत और शिष्य के अपाहिज होने से उसका मूड खराब होना स्वाभाविक था। दर्शकों में चर्चा फैल गई कि मेन चांगहे का मुख्य शिष्य इस तरह हार गया और चांगमिंग प्रांत का मौसम अब बदलने वाला था। टाई वुचिंग ने सुशिन की प्रशंसा की और कहा कि उसने उसे बिल्कुल निराश नहीं किया। सुशिन ने अपनी जीत का श्रेय टाई महोदय की कृपा को दिया और उन्हें विदा किया। इसके बाद उसने लाओ हुआंग और ली हुआई को अपने साथ मुख्य मुख्यालय चलने का आदेश दिया। लाओ हुआंग ने आदेश स्वीकार किया, लेकिन चिंता जताई कि गैंग लीडर इस समय उनसे सबसे कम मिलना चाहते होंगे। सुशिन ने स्पष्ट किया कि यह गैंग लीडर की इच्छा पर निर्भर नहीं था। जो चीज उसकी थी वह उसे वापस उगलवा कर ही रहेगा। दूसरी ओर शाफेंग अकेले में इस बात पर विचार कर रहा था कि सुशिन ने ली जोगहे को भी हरा दिया था। शाफेंग ने सुशिन से तीखे स्वर में पूछा कि वह आखिर चाहता क्या है। सुशिन ने बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी मांग सामने रखी कि वो फेंग गैंग का चौथा हॉल मास्टर बनना चाहता है। ये सुनते ही शाफेंग को विश्वास नहीं हुआ और उसने इसे असंभव बताया। सुशिन ने समझाया कि उसकी वर्तमान स्थिति और प्रतिष्ठा को देखते हुए हॉल मास्टर बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गैंग लीडर उसे अनुमति नहीं देते तो उसे अपना रास्ता खुद खोजना पड़ेगा। शाफेंग को लगा कि सुशिन गैंग से बगावत करना चाहता है, लेकिन सुशिन ने इस बात को इतना कड़वा बनाने से मना किया। उसने याद दिलाया कि उसने गैंग के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, फिर भी गैंग के लोग उसे दूसरों के हवाले करने वाले थे। ये बात उसके लिए बेहद दुखद थी। जब गैंग के कुछ हारे हुए सिपहसालार हॉल मास्टर बन सकते थे तो वह क्यों नहीं बन सकता था। दरबारियों और कमांडरों को उसकी यह बात बेहद अपमानजनक लगी। शाफेंग मन ही मन सोचने लगा कि सुशिन आसानी से कहीं और जा सकता था, फिर वह हॉल मास्टर के पद के पीछे क्यों पड़ा था। उसे शक हुआ कि शायद सुशिन गैंग से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे यह मामला इतना साधारण नहीं लगा। एक बूढ़े हॉल मास्टर ने हंसते हुए सुशिन की उपलब्धियों को स्वीकार किया, लेकिन उसे याद दिलाया कि पूरे चांगमिंग प्रांत में क्या कभी 20 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति हॉल मास्टर बना है। सुशिन ने उसे आश्वस्त किया कि वह गैंग के मौजूदा मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देगा। मोटे हॉल मास्टर को यह बात समझ नहीं आई कि क्या सुशिन केवल एक नामात्र की उपाधि के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। दूसरी ओर शाह युवानदोन को यह बहुत अच्छी बात लगी और उसे विश्वास हुआ कि उसने इंसान पहचानने में गलती नहीं की थी। बूढ़ा हॉल मास्टर मन ही मन सोचता रहा कि क्या सुशिन सचमुच इतना भला हो सकता है। शाफेंग ने सुशिन से पूछा कि च्वांगोग हॉल स्थापित करने के पीछे उसकी कोई शर्त अवश्य होगी। सुशिन ने स्वीकार किया कि उसकी एक शर्त है। वह चाहता था कि फैंग ली, ली हुआई और हुआंग बिनचेन को मुख्य मुखिया बनाया जाए और उन्हें क्वाइहुओ वन तथा योनग्ले स्ट्रीट का कार्यभार सौंपा जाए। शाफेंग ने इसे कोई मुश्किल काम नहीं माना और तय किया कि अगली सुबह ही वह घोषणा कर देगा कि सुशिन हॉल मास्टर बन चुका है। उसने सुशिन से पिछली कड़वाहट भूल जाने को कहा। सुशिन ने धन्यवाद देते हुए कहा कि वह पिछली बातें पहले ही भूल चुका है। हालांकि मन ही मन उसने सोचा कि अगर सिस्टम के मिशन के लिए यह जरूरी न होता तो उसे शाफेंग से बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद सुशिन ने विदा लेने की अनुमति मांगी और शाफेंग ने सहमति दे दी। बाहर निकलने के बाद एक शागिर्द ने सुशिन से पूछा कि उसने बिना किसी खास काम वाला च्वांगोग हॉल क्यों बनवाया था। सुशिन ने बताया कि उसका उद्देश्य केवल एक अच्छा संबंध बनाना और लोगों पर उपकार करना था। शागिर्द को उपकार की बात समझ नहीं आई। तब सुशिन ने स्पष्ट किया कि गैंग के लोग उनका आसान माने गए और फिलहाल इतना ही पर्याप्त था। उसी समय सिस्टम ने सुशिन को सूचित किया कि उसने मिशन पूरा कर लिया है और उसे पुरस्कार के रूप में जिक्सिया डिवाइन आर्ट प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर शाह युवानदोन ने अपने पिता से सवाल किया कि उन्होंने इतनी आसानी से सुशिन को हॉल मास्टर का पद क्यों दे दिया। उसे डर था कि अगर हर कोई सुशिन की तरह करने लगा तो फेंग गैंग की गरिमा कहाँ रह जाएगी। शाफेंग ने उससे पूछा कि अगर वह उसकी जगह होता तो क्या करता। शाह युवानदोन ने बिना किसी झिझक के कहा कि वह सुशिन को जान से मार देता। शाफेंग ने उसे याद दिलाया कि थ्री हीरोज सोसाइटी भी सुशिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, तो वह उसे कैसे मार पाता।
शाह युवानदोन इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सका। तब शाह फेंग ने उसे समझाया कि भले ही वह अभी इन बातों को न समझे, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि उसका पिता जो कुछ भी कर रहा है वह उसे अगला गैंग लीडर बनाने के लिए कर रहा है। आने वाले समय में फेंग गैंग का पूरा नजारा बदलने वाला था। इसके बाद सुशिन ने सिस्टम को आदेश दिया कि उसके सारे बेसिक ड्रॉ को इंटरमीडिएट ड्रॉ में बदलकर तुरंत इस्तेमाल किया जाए। सिस्टम ने पहला पुरस्कार देते हुए बताया कि उसे वुडांग बेसिक इंटरनल आर्ट की एक प्रति मिली है जिसकी रेटिंग आधी स्टार है। सुशिन ने बिना रुके आगे बढ़ने को कहा। सिस्टम ने अगला पुरस्कार इंटरमीडिएट यान की पिल्स की एक शीशी के रूप में दिया। सुशिन ने इसे ठीक ठाक माना और फिर आगे बढ़ने को कहा। अगली बार सिस्टम ने उसे जिनलुन फवान की विद्या, ड्रैगन और हाथी प्रज्ञा कुंफू प्रदान की। इसकी रेटिंग 4 स्टार थी। ये देखकर सुशिन बेहद उत्साहित हो गया और उसे लगा कि आज उसकी किस्मत सचमुच चमक गई थी क्योंकि उसे 4 स्टार की स्किल मिल गई थी। उसी समय एक दूत उसके पास पहुंचा और बताया कि गैंग लीडर शाह फेंग का संदेश आया है। सभी लोगों को तुरंत मुख्य हॉल में सभा के लिए एकत्र होना था। सुशिन ने आदेश स्वीकार कर लिया। वहां हॉल मास्टर ली ने सुशिन को बताया कि हाल ही में गैंग में उसके चर्चे जोरों पर थे। उसने चिंता जताई कि सुशिन की बढ़ती ताकत देखकर कहीं गैंग लीडर उसे खतरा न समझने लगे। सुशिन ने जवाब दिया कि गैंग लीडर अत्यंत बुद्धिमान है और सही तथा गलत के बीच का अंतर अच्छी तरह समझते हैं। तभी पहरेदार ने गैंग लीडर के आने की सूचना दी। हॉल मास्टर ली ने शाह फेंग से पूछा कि इस आपातकालीन बैठक का कारण क्या था। शाह फेंग ने बताया कि उसने सभी को फेंग गैंग के भविष्य के विकास पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए गैंग में सुधार की सख्त आवश्यकता थी। हॉल मास्टर ली ने जानना चाहा कि गैंग लीडर किस तरह के सुधार की योजना बना रहे थे। शाह फेंग ने घोषणा की कि उसी दिन से गैंग पूरी तरह केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाएगा। चारों हॉल मास्टर्स के सभी अधिकार सीधे गैंग मुख्यालय को सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी मुखियों के इलाके और उनके लोग भी मुख्यालय के अधीन होंगे। ये घोषणा सुनते ही हॉल मास्टर्स में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि गैंग लीडर ने पहले उनके साथ कुछ और वादा किया था और जिन जमीनों को उन्होंने अपनी जान देकर हासिल किया था उन्हें इस तरह उनसे छीना जा रहा था। दूसरे हॉल मास्टर ने भी चिंता जताई कि अगर उनके पास अपने आदमी ही नहीं रहेंगे तो वे किस बात के मुखिया रह जाएंगे। शाह फेंग ने सभी को शांत कराया और फिर हॉल मास्टर ली से उसकी राय पूछी। हॉल मास्टर ली ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह जानना चाहता था कि हॉल मास्टर सु इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। सुशिन मन ही मन समझ गया कि दोनों बूढ़ी लोमड़ियां जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रही थी। उसने कहा कि वह गैंग लीडर के निर्णय से सहमत है, लेकिन बिना किसी आदमी और जमीन के रहना भी उचित नहीं होगा। शाह युवानदोन ने सुशिन को जो मिल रहा था उसी में खुश रहने और ज्यादा नखरे न दिखाने की सलाह दी। सुशिन ने स्पष्ट किया कि उसे केवल क्वाइवो वन और अपने पुराने भाइयों की जरूरत है। शाह फेंग ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। शाह युवानदोन ने इसका विरोध किया, लेकिन शाह फेंग ने उसे शांत कराया और बताया कि सभी लोग अपने इलाके और आदमियों का एक छोटा हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। उसी दिन से दंड हॉल के पास केवल निगरानी का अधिकार रहेगा, सजा देने का नहीं। वित्त विभाग का पूरा नियंत्रण भी मुख्यालय वापस ले लेगा। युद्ध हॉल की कोई भी कार्रवाई शाह फेंग और हॉल मास्टर लिन दोनों की मंजूरी के बिना नहीं होगी। हॉल मास्टर लिन मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह अब केवल नाम का हॉल मास्टर रह गया था। एक शागिर्द को भी लगा कि बिना सजा देने के अधिकार के दंड हॉल का अस्तित्व केवल नाम भर रह गया था। शाह फेंग ने घोषणा को अंतिम रूप दिया और फिर बताया कि शाह युवानदोन को सभी ने बचपन से बड़ा होते देखा था। वह चाहता था कि युवानदोन पहले से ही चीजों को संभालना सीखे, इसलिए उसे शून्य लेन और दंड हॉल का प्रबंधन सौंपा जाएगा। लेकिन शाह युवानदोन ने साफ तौर पर इसका विरोध किया। वह योंगले स्ट्रीट और च्वांगोग हॉल का नियंत्रण चाहता था। शाह फेंग ने उससे पूछा कि वह दंड हॉल छोड़कर च्वांगोग हॉल क्यों जाना चाहता है, क्योंकि दंड हॉल ही इंसान को तराशने की असली जगह थी। शाह युवानदोन ने बताया कि वह सुशिन को दिखाना चाहता था कि फेंग गैंग पर शाह परिवार का राज था और सुशिन वहां केवल एक कुत्ते की तरह रह सकता था। ये सुनकर सुशिन भड़क उठा, जबकि शाह फेंग ने अपने बेटे को तुरंत रोका। सुशिन ने अंततः हंसते हुए उसकी मांग स्वीकार कर ली और कहा कि जैसा युवा गैंग लीडर चाहता है वैसा ही होगा। शाह फेंग ने फैसला सुना दिया और सभी को तैयारी करने का आदेश दिया। 3 दिनों के भीतर पूरा हस्तांतरण पूरा होना था। एक शागिर्द ने इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई और उसे लगा कि गैंग लीडर ने उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें खत्म कर दिया था। सुशिन ने उसे अपनी मुहावरेबाजी बंद करने को कहा। शागिर्द ने पूछा कि जब सुशिन को सब कुछ पहले से पता था तो उसने विरोध क्यों नहीं किया। उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा वे अपनी अलग सत्ता बना सकते थे। सुशिन ने समझाया कि अलग होने से गैंग लीडर का काम ही आसान हो जाता। उसने शागिर्द को आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को शाह युवानदोन पर नजर रखने के लिए लगाया जाए और उसकी किसी भी हलचल की सूचना तुरंत उसे दी जाए। शागिर्द ने आदेश स्वीकार किया। सुशिन ने मन ही मन तय किया कि आज जो कुछ उनसे छीना गया है कल उन्हें वह सब चौगुन करके लौटाना पड़ेगा। उसी समय सिस्टम ने एक छिपे हुए मिशन के सामने आने की सूचना दी। सुशिन ने मन ही मन महसूस किया कि सिस्टम सचमुच उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगा था और उसने मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन स्वीकार करने के बाद सुशिन ने युवा गैंग लीडर शाह युवानदोन को योंगले स्ट्रीट के लोगों की सूची और बहीखाता सौंप दिया। शाह युवानदोन ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरों के लिए रास्ता बनाकर खुद खाली हाथ रह जाना शायद सुशिन के लिए अच्छा अनुभव नहीं रहा होगा। सुशिन ने शांत भाव से जवाब दिया कि युवा गैंग लीडर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यह सब शुरुआत से ही फेंग गैंग का था। शाह युवानदोन ने उसे अपने सामने सीधा बनने का नाटक न करने को कहा। उसने पूछा कि जमीन हाथ से निकल जाने पर क्या सुशिन का कलेजा नहीं जला। फिर उसने सुशिन को एक मौका देने की बात कही और प्रस्ताव रखा कि वह उसके अधीन काम करे, क्योंकि भविष्य में उसे बहुत फायदे मिल सकते थे। सुशिन ने कहा कि वह फेंग गैंग का सदस्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से युवा गैंग लीडर के अधीन ही है। लेकिन शाह युवानदोन ने स्पष्ट किया कि उसका मतलब फेंग गैंग के अधीन काम करने से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे चलने से था। सुशिन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और कहा कि अगर और कोई बात नहीं है तो वह अब जाना चाहता है। शाह युवानदोन ने उसे रोकने के लिए पुकारा, लेकिन तभी एक शागिर्द घबराया हुआ उसके पास पहुंचा और बताया कि च्वांगोग हॉल में कुछ गड़बड़ हो गई है। शाह युवानदोन ने तुरंत पूछा कि इसका क्या मतलब है। शागिर्द ने बताया कि मार्शल आर्ट सिखाने वाले सभी बुजुर्गों को सुशिन अपने साथ ले गया था। अब च्वांगोग हॉल में सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। शाह युवानदोन गुस्से से भर उठा। उसने अपने लोगों को बेकार बताया और आदेश दिया कि चाहे जमीन खोदकर ही क्यों न तलाशना पड़े, लेकिन उसे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वहां मार्शल आर्ट सिखा सके।
शागिर्द ने इसके बाद एक और समस्या बताई। शाह युवानदोन ने योनली स्ट्रीट का किराया 50 लियांग बढ़ा दिया था और अब रोज व्यापारी आकर हंगामा कर रहे थे। शाह युवानदोन ने कहा कि अगर सुशिन किराया बढ़ा सकता था तो वह क्यों नहीं बढ़ा सकता। उसने आदेश दिया कि अगर कोई हंगामा करे तो सीधे उसकी टांगें तोड़ दी जाए। शागिर्द ने झिझकते हुए कहा कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। शाह युवानदोन ने उसकी बात काट दी और आदेश दिया कि जैसा उसने कहा है वैसा ही किया जाए। उधर योनली स्ट्रीट के व्यापारी बुरी तरह परेशान थे। एक व्यापारी ने गुहार लगाई कि उन पर दया की जाए क्योंकि वे छोटे व्यापारी थे और इतना भारी नुकसान नहीं सह सकते थे। लेकिन गुंडों ने उसे चुप रहने को कहा। उनका कहना था कि उनके भाई उसकी दुकान पर खाना खाते थे, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, फिर भी वह पैसे मांग रहा था। इसके बाद उन्होंने व्यापारी को वहां से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। आसपास खड़े दुकानदारों को याद आया कि जब बॉस सू यहाँ थे तब वह अपने आदमियों को काबू में रखते थे। दूसरे दुकानदार ने कहा कि शाह युवानदोन तो उन्हें जिंदा रहने का रास्ता ही नहीं छोड़ रहा था। पहले बॉस सू के रहते ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक दुकानदार ने सुझाव दिया कि सभी लोग फेंग गैंग के मुख्यालय जाएं और बॉस सू को वापस लाने की गुहार करें। लेकिन दूसरे दुकानदार ने चेतावनी दी कि यह फेंग गैंग की अंदरूनी सत्ता की लड़ाई थी। अगर मामला बिगड़ गया तो केवल पैसे ही नहीं जाएंगे बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद दुकानदारों ने बॉस फॉन से सुझाव मांगा। बॉस फॉन ने सीधा उपाय बताया। उसका मानना था कि शाह युवानदोन को योनली स्ट्रीट से बाहर खदेड़ देना चाहिए। किंजू गैंग के डिप्टी लीडर चेन होंग उनकी सराय के पुराने ग्राहक थे। सभी व्यापारी मिलकर चांदी इकट्ठी करें और डिप्टी लीडर चेन के पास जाएं। बदले में चेन होंग किंजू गैंग के साथ योनली स्ट्रीट पर हमला करेंगे और व्यापारी अंदर से उनका साथ देंगे। एक दुकानदार ने याद दिलाया कि किंजू गैंग पहले ही एक बार हार चुका था। बॉस फॉन ने जवाब दिया कि पिछली बार फेंग गैंग की जीत केवल सुशिन की वजह से हुई थी। ये बात सुनकर एक दुकानदार ने उसकी योजना का समर्थन कर दिया। जब ये खबर चेन होंग तक पहुंची तो वह जोर से हंसा। उसे लगा कि फेंग गैंग सचमुच अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। उसके कमांडर ने शक जताया कि कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं थी। चेन होंग ने कहा कि ऐसी कोई चाल नहीं थी और उसे योनली स्ट्रीट के हालात अच्छी तरह मालूम थे। कमांडर ने पूछा कि हमला कब किया जाए। चेन होंग ने फैसला किया कि हमला उसी रात किया जाएगा। आधी रात को योनली स्ट्रीट में पहरेदार ठंड और अंधेरे में पहरा दे रहे थे। एक पहरेदार ने शिकायत की कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को पहरा देना कितना मुश्किल था। तभी दूसरे पहरेदार ने अचानक आग लगने की सूचना दी। अगले ही पल चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने हमला कर दिया। पहरेदार घबरा गए और एक दूसरे को भागने के लिए कहने लगे। कुछ ही समय में योनली स्ट्रीट पर किंजू गैंग का हमला शुरू हो चुका था। सुशिन के शागिर्द ने उसे बताया कि शाह युवानदोन सचमुच मुसीबत में फंस गया था। सुशिन ने शांत भाव से कहा कि यह उसकी उम्मीद से भी तेज निकला। केवल एक महीने में शाह युवानदोन ने सब कुछ गंवा दिया था। अगर फेंग गैंग सचमुच उसके हाथ में चला गया तो आखिरकार उनका ठिकाना भी बर्बाद हो जाता। शागिर्द ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सुशिन ने उसे घबराने से मना किया और कहा कि पहले तमाशा देखना चाहिए। तभी एक दूत ने आकर सूचना दी कि किंजू गैंग ने योनली स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया था और उनका एक बड़ा मुखिया क्वाइहो वन की तरफ बढ़ रहा था। सुशिन ने फैसला किया कि वह खुद जाकर किंजू गैंग के उस बड़े मुखिया से मिलेगा। कुछ ही देर बाद हमलावरों ने फेंग गैंग के लोगों को बाहर निकलने की चुनौती दी। तभी मुखिया लुओ सामने आया। उसने कहा कि उसने सुना था कि सुशिन वहीं रहता है, इसलिए वह केवल उससे मिलने आया था। सुशिन ने बिना किसी डर के उसे वहां से भाग जाने को कहा। उसके शागिर्द को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि सुशिन ने उन्हें इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। सुशिन ने कहा कि उन्हें जाने देने में कोई बुराई नहीं थी। उसने जानबूझकर उन्हें थोड़ा और शोर मचाने देने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन सुबह उनके देखने के लिए एक बेहतरीन तमाशा तैयार होने वाला था। अगली सभा में एक हॉल मास्टर ने कहा कि केवल एक महीने में शाह युवानदोन ने योनली स्ट्रीट गंवा दी थी और पूछा कि क्या वह सच में फेंग गैंग का वारिस बनने के लायक था। हॉल मास्टर ली ने भी निराश होकर कहा कि गैंग लीडर ने कितनी नासमझी की थी। तभी सुशिन वहां पहुंचा और देर से आने के लिए क्षमा मांगी। हॉल मास्टर ली ने उसे बताया कि कल रात जो हुआ था उसके बारे में वह जरूर जानता होगा और पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। सुशिन ने सीधे सवाल किया कि फेंग गैंग शाह परिवार की है या उन सभी की। एक हॉल मास्टर ने उसके इस सवाल का मतलब पूछा। सुशिन ने कहा कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह सुशिन फेंग गैंग को कभी भी शाह युवानदोन के हवाले नहीं होने देगा। एक हॉल मास्टर ने उस पर फेंग गैंग को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुशिन ने हॉल मास्टर टोन को सोच समझकर बोलने की चेतावनी दी। उसी समय पहरेदार ने गैंग लीडर के आने की घोषणा की। शाह फेंग ने आते ही पूछा कि वे सभी अपने अपने ठिकानों पर रहने के बजाय मुख्य हॉल में क्यों जमा थे। सुशिन ने बताया कि भाइयों के पास अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। शाह फेंग ने उसकी बात का मतलब पूछा। सुशिन ने साफ कहा कि उसके सुधार किसी काम नहीं आए थे, उल्टा उन्हीं सुधारों ने फेंग गैंग को बर्बाद कर दिया था। केवल एक रात में पूरा इलाका छिन गया और भारी जानी नुकसान हुआ। उसने सवाल किया कि क्या इस तबाही की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। शाह युवानदोन ने गुस्से में पूछा कि क्या सुशिन उस पर उंगली उठा रहा था। सुशिन ने बताया कि इस तबाही का कारण सभी जानते थे। शाह युवानदोन ने अपने आदमियों को जबरन वसूली की खुली छूट दी और मनमाने तरीके से किराया बढ़ाया, जिससे व्यापारी मजबूर हो गए। जब वे इसे सहन नहीं कर सके तो उन्होंने आग लगाकर किंजू गैंग को रास्ता दे दिया। इतने बड़े योनली स्ट्रीट में केवल 2 पहरेदार रखे गए थे, जिससे किंजू गैंग को हमला करने का मौका मिल गया। सुशिन ने इस पूरी व्यवस्था को हास्यास्पद बताया। शाह युवानदोन ने आरोपों को झूठ बताया और कहा कि व्यापारी बहुत धूर्त थे। शाह फेंग ने उसे बकवास बंद करने को कहा और थप्पड़ मारते हुए स्वीकार किया कि युवानदोन में अनुभव की कमी थी। उसने कहा कि इस बार उसने उसे सजा दे दी है और आगे से उस पर कड़ी नजर रखेगा। सुशिन ने हंसते हुए कहा कि एक पूरा इलाका गवा देने के बाद भी हॉल मास्टर ने केवल एक थप्पड़ मारकर मामला खत्म कर दिया। शाह फेंग ने उसे याद दिलाया कि युवानदोन उसका बेटा था। सुशिन ने जवाब दिया कि फेंग गैंग केवल शाह परिवार का नहीं बल्कि उन सभी का था और शाह युवानदोन को पूरे गैंग के सामने जवाब देना ही होगा। हॉल मास्टर ली ने मन ही मन समझ लिया कि यही कारण था कि सुशिन ने पिछली बार इतनी आसानी से अपने अधिकार छोड़ दिए थे। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। एक हॉल मास्टर ने खुलकर सुशिन का समर्थन किया और कहा कि फेंग गैंग उन सभी का था। दूसरे हॉल मास्टर ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा कि आज योनली स्ट्रीट गंवाई गई थी और कल कोई दूसरा इलाका भी गंवाया जा सकता था।
शाफेंग हंसा और बोला कि कई सालों से किसी ने उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। अब उसे समझ आ रहा था कि सब लोग क्या सोच रहे थे। हॉल मास्टर टोंग ने कहा कि उन्होंने सालों की मेहनत से जो हासिल किया था उसे वे इस तरह मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। हॉल मास्टर ली ने कहा कि अगर युवानडोन गैंग चलाना नहीं जानता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक फेंग गैंग मौजूद है उसके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होगी। मोटे हॉल मास्टर ने भी तंज कसते हुए कहा कि अगर फेंग गैंग ही नहीं रहा तो युवानडोन के पास भी कोई सहारा नहीं बचेगा। शाफेंग ने सबकी चाल समझ ली। उसने कहा कि सभी ने मिलकर उसके खिलाफ चाल चली थी और युवानडोन को लेकर वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन सुशिन ने कहा कि उसे डर था कि कोई गैंग लीडर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए अपने आदमी भेज रहा था। शाह युवानडोन ने उसे पागल बताते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा था। सुशिन ने शांत भाव से कहा कि वह केवल गैंग लीडर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। एक हॉल मास्टर मन ही मन सोचने लगा कि क्या सुशिन सचमुच गैंग लीडर को मारने वाला था या फिर टाइवुकिंग से मदद मांगने की तैयारी कर रहा था। हॉल मास्टर ली ने दूसरी संभावना पर विचार किया, लेकिन उसे लगा कि अगर सुशिन को टाइवुकिंग की मदद लेनी होती तो वह 1 महीने तक इंतजार नहीं करता। उसे शक हुआ कि शायद अब सुशिन के पास गैंग लीडर को खुद ही खत्म करने की ताकत आ चुकी थी। शाफेंग ने शाह युवानडोन को अपना आदेश टोकन संभाल कर रखने को कहा। उसने बताया कि अगर वह वापस न लौटे तो युवानडोन उस टोकन को लेकर हेनान दाव चला जाए। वहां कोई व्यक्ति उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करेगा। शाफेंग ने स्वीकार किया कि उसका बाप अब बूढ़ा हो चुका था। इस युद्ध में जीत हो या हार, फेंग गैंग की ताकत बुरी तरह कम हो जाएगी, इसलिए उसे टोकन संभाल कर रखना चाहिए और किसी अनहोनी की स्थिति में तुरंत भाग जाना चाहिए। शाह युवानडोन ने भावुक होकर अपने पिता को पुकारा। शाफेंग ने उसे जाने का आदेश दिया और कहा कि आज रात उसका बाप उसके लिए फेंग गैंग का पूरा कचरा साफ कर देगा। इसके बाद शाफेंग ने सुशिन को बाहर आने के लिए पुकारा। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुशिन पहले ही वार कर देगा। सुशिन ने स्वीकार किया कि फेंग गैंग का लीडर कहलाने लायक शाफेंग ने उसे यहां भी पहचान लिया था। शाफेंग ने पुष्टि की कि हमलावर सचमुच सुशिन ही था। शाह युवानडोन ने सुशिन पर गैंग लीडर पर हमला करने का आरोप लगाया और इसे खुला विद्रोह बताया। सुशिन ने कहा कि वक्त का पहिया घूमता रहता है और केवल एक गैंग लीडर की कोई खास औकात नहीं होती। शाफेंग ने उसे चुनौती दी और कहा कि वह भी देखना चाहता है कि सुशिन में कितना दम था। उसने उसे वार करने के लिए कहा। शाह युवानडोन मन ही मन सुशिन की गति देखकर हैरान रह गया। अगले ही पल दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। शाफेंग ने अपनी फ्लेमिंग ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। सुशिन ने मन ही मन स्वीकार किया कि शाफेंग सचमुच पुराना घाघ था और उसमें वास्तव में कुछ हुनर था। शाफेंग ने अपनी तलवारबाजी का नाम लियुआन बताया और सुशिन को समझाया कि बिना असली ताकत के वह चाहे जितनी चालें चले उसकी हार निश्चित थी। उसने दावा किया कि सुशिन हार चुका था। सुशिन ने इस फैसले को बहुत जल्दबाजी बताया। उसने कहा कि वह कभी भी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता। शाफेंग ने उसे मारने के लिए अंतिम वार किया। उसी क्षण सुशिन ने ड्रैगन और हाथी की शक्ति प्रकट कर दी। उसकी भयंकर शक्ति के सामने शाफेंग टिक नहीं सका और एक ही वार में गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। सुशिन ने गैंग लीडर से कहा कि अब वह सुकून से अपनी आखिरी सांसें ले सकता है। शाह युवानडोन अपने पिता की हालत देखकर भयभीत हो गया। उसे लगा कि सुशिन कोई राक्षस था। शागिर्द ने घबराकर युवा मालिक को पुकारा। सुशिन ने शाफेंग के बेटे को देखकर कहा कि शाफेंग ने सचमुच एक होनहार बेटा पाला था। इसके बाद उसने ली हुआई को बुलाया। ली हुआई तुरंत सामने आया। सुशिन ने उसे आदेश दिया कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए। शाह युवानडोन चीख उठा। कुछ ही समय बाद ली हुआई ने लौटकर बताया कि सब खत्म हो चुका था। सुशिन ने उसे नया आदेश दिया। सभी को ये कहानी बतानी थी कि किंजू गैंग के माहिरों ने फेंग गैंग के लीडर पर घात लगाकर हमला किया था। गैंग लीडर और उनका बेटा बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः दोनों मारे गए। ली हुआई ने आदेश को पूरी तरह समझ लिया। इसके बाद हॉल मास्टर टोन ने चिंता जताई कि अब फेंग गैंग का क्या होगा और वह आगे कैसे चलेगा। हॉल मास्टर ली ने कहा कि गैंग लीडर की हत्या उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। सुशिन ने कहा कि अगर हॉल मास्टर लिन को कोई शक था तो वह पिछली रात उसके साथ मौजूद भाइयों से पूछताछ कर सकता था। उसने कहा कि गैंग लीडर ने कभी उसे आगे बढ़ाया था और उनकी मौत का उसे बेहद अफसोस था। लेकिन फेंग गैंग यूं ही खत्म नहीं हो सकता था। अब उसे एक नए गैंग लीडर की जरूरत थी जो फेंग गैंग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। इसलिए उसने घोषणा की कि वह सुशिन बिना किसी झिझक के इस पद को स्वीकार करता है। हॉल मास्टर टोन ने इस फैसले को बहुत जल्दबाजी बताया। दूसरे हॉल मास्टर ने भी कहा कि सुशिन यहाँ सबसे नया था, इसलिए अगर नया लीडर चुनना ही था तो उसकी बारी कैसे आ सकती थी। सुशिन ने जवाब दिया कि उसने अकेले योंगले स्ट्रीट वापस जीता था, किंजू गैंग को धूल चटाई थी और च्वांगोग हॉल बनाकर फेंग गैंग की आधी से अधिक ताकत तैयार की थी। इसलिए उसका गैंग लीडर बनना चर्चा का विषय नहीं बल्कि उसका आदेश था। हॉल मास्टर ली ने महसूस किया कि अब पासा पलट चुका था। उसने सबसे पहले नए गैंग लीडर सुशिन को प्रणाम किया। उसके बाद सभी ने एक साथ गैंग लीडर सु को प्रणाम किया। सुशिन ने विजयी हंसी के साथ ओल्ड हुआन को फेंग गैंग के नए नियम घोषित करने का आदेश दिया। हुआन बिनचेंग ने बताया कि आज से गैंग का कोई भी छोटा या बड़ा मुखिया गैंग की आपसी लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेगा। उनका काम केवल गश्त लगाना और अपने इलाके का प्रबंधन करना होगा। सभी सदस्यों का मासिक वेतन तय किया जाएगा और बाकी सारी कमाई मुख्यालय में जमा करनी होगी। कोई भी अपनी मर्जी से पैसे अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके अलावा एक नया निगरानी हॉल बनाया जाएगा जिसकी कमान ली हुआई संभालेंगे। एक हॉल मास्टर मन ही मन समझ गया कि यह सीधा सीधा उनके पंख काटने जैसा था। दूसरे हॉल मास्टर को भी यह बात खटक गई कि निगरानी के लिए सुशिन ने अपने आदमी को नियुक्त कर दिया था। हुआन बिनचेंग ने आगे बताया कि अब सभी सदस्य युद्ध हॉल में शामिल हो सकते हैं। युद्ध हॉल के शिष्यों का काम आंतरिक प्रबंधन करना नहीं बल्कि केवल लड़ना होगा। उनकी तरक्की उनकी वीरता और उपलब्धियों के आधार पर तय की जाएगी। सुशिन ने स्पष्ट किया कि इन सभी बदलावों की केवल एक वजह थी। उसका फेंग गैंग अब किसी निकम्मे व्यक्ति को नहीं पालेगा। अगर किसी को दौलत और शोहरत चाहिए तो उसे खुद लड़कर हासिल करना होगा। नए नियम सुनकर सभी शिष्यों ने उत्साह के साथ सुशिन का समर्थन किया। हॉल मास्टर टोन ने हॉल मास्टर ली से पूछा कि क्या वे ये सब यूं ही बर्दाश्त कर लेंगे। हॉल मास्टर ली ने स्वीकार किया कि उसे भी सुशिन की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन टोन ने जिस तरह पहले उसका विरोध किया था उसके बावजूद सुशिन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा उपकार था।
हॉल मास्टर टोंग ने निराश होकर स्वीकार किया कि आखिरकार वे सुशिन से पीछे रह ही गए थे। तभी सिस्टम ने सुशिन को सूचना दी कि उसने साइड मिशन पूरा कर लिया है। मिशन था चांगमिंग प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की शुरुआत। सुशिन ने मन ही मन सोचा कि चांगमिंग प्रांत में 3 गैंग और 4 समितियां थीं। फेंग गैंग भले ही 3 गैंगों में सबसे ऊपर था, लेकिन 4 समितियों की तुलना में उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी। सबसे रहस्यमयी ब्लड क्लॉथ सोसाइटी के अलावा 3 हीरोज सोसाइटी, आयरन स्वॉर्ड सोसाइटी और डिवाइन विंड सोसाइटी के पास भी कई महारथी थे। उन सभी पर काबू पाने के लिए सुशिन को अभी और ताकत की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सिस्टम से नया ड्रॉ निकालने को कहा। सिस्टम ने उसे चू झाओनान का व्यक्तिगत हथियार यू लॉन्ग स्वॉर्ड प्रदान किया। सुशिन इस पुरस्कार से बेहद खुश हुआ। इसके बाद सिस्टम ने उसे 1000 फेस मास्टर लियू शियाओ द्वारा बनाया गया इंसानी चमड़े का मुखौटा दिया। सुशिन ने तुरंत पहचान लिया कि यह चीज बहुत काम की हो सकती थी। इसके बाद सिस्टम ने उसे फ्लेमिंग सेबर की एक बार इस्तेमाल होने वाली मार्शल आर्ट्स तकनीक दी, जिसकी रेटिंग 3.5 स्टार थी। सुशिन इस तकनीक की शक्ति देखकर प्रभावित हुआ, लेकिन उसने तुरंत यह समस्या पहचान ली कि यह अंदरूनी ऊर्जा को बाहर फेंकने वाली तकनीक थी। जब तक वह शियानितिन यानी जनजात स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक इसका इस्तेमाल करना मुश्किल था। सिस्टम ने उसे समझाया कि जनजात स्तर के 3 चरण होते हैं, चीसी, लिंग कियाओ और शेंगोन। स्तर जितना ऊंचा होगा, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। लेकिन इस विशेष तकनीक को पोस्ट हेवन यानी होटियन स्तर की ऊर्जा से भी चीसी चरण जितनी शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सुनकर सुशिन बेहद संतुष्ट हुआ। उधर 3 हीरोज सोसाइटी के कुछ सदस्य शाफेंग की मौत को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक सदस्य ने कहा कि उसने सुना था कि शाफेंग पर उसके पुराने दुश्मनों ने हमला किया था और उसी दौरान सुशिन को मौका मिल गया। दूसरे सदस्य ने पूछा कि क्या वह सचमुच ऐसी बकवास पर विश्वास करता था। पहले सदस्य ने याद दिलाया कि शाफेंग भी उनकी तरह होटियन ग्रेड परफेक्शन स्तर पर था। इसलिए सवाल था कि क्या सुशिन पहले ही हाफ स्टेप शियानितिन तक पहुंच चुका था। 3 हीरोज सोसाइटी के लीडर ने कहा कि अगर सुशिन सचमुच शियानितिन स्तर पर पहुंच भी गया था तो इससे क्या फर्क पड़ता। भले ही उसने किसी संयोग से यह स्तर हासिल किया हो, लेकिन उसकी नींव अभी मजबूत नहीं हुई होगी। एक सदस्य ने अपने बड़े भाई से पूछा कि क्या वह सुशिन से बदला लेने की सोच रहा था। सोसाइटी लीडर ने ठंडे स्वर में कहा कि उसके बिस्तर के पास कोई दूसरा व्यक्ति चैन से कैसे सो सकता था। उसने साफ कर दिया कि सुशिन का मरना तय था। इधर सुशिन के शागिर्द ने उसे बताया कि 1 महीने के सुधार के बाद फेंग गैंग में अब 12,000 सदस्य हो चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से 8,000 लोग युद्ध हॉल में शामिल हो चुके थे। सुशिन ने इसे बिल्कुल सही माना। उसने कहा कि आगे उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो भी युद्ध हॉल में शामिल होना चाहे उसके चरित्र की परवाह किए बिना उसे शामिल कर लिया जाए। शागिर्द इस आदेश से हैरान हुआ और उसने पूछा कि क्या चरित्र की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। सुशिन ने समझाया कि अच्छा काम करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना पड़ता है। उसके लिए ये लोग उसके सबसे बेहतरीन हथियार थे। कुछ समय बाद एक शरारती लड़का एक छोटी लड़की को परेशान कर रहा था। उसने लड़की को धमकाते हुए पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। लड़की, जिसका नाम शिन एर था, ने जवाब दिया कि उसने उस लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसके माता पिता को गाली दी थी। शरारती लड़के ने जानबूझकर फिर उसे गाली दी और उसे अनाथ तथा लावारिस बच्ची कहकर अपमानित किया। उसी समय सुशिन का एक शागिर्द वहां पहुंचा और उसे अपनी जुबान संभालने की चेतावनी दी। उसने कहा कि इतने सारे लोग मिलकर एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे थे और उन्हें शर्मानी चाहिए। उसे लगा कि पाठशाला में उन्हें जो कुछ सिखाया गया था वह सब बेकार चला गया था। शरारती लड़के ने पूछा कि वह कौन होता है उसे सिखाने वाला, और फिर मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा। तभी गुंडों का सरदार वहां पहुंचा। उसने शिन एर को बिल्ली जैसी बच्ची कहा और पूछा कि क्या वह सुशिन के लोगों की थी। उसने कहा कि आखिरकार वे उसे ढूंढ चुके थे और अब बिना हर्जाना दिए उसे वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। सुशिन भी वहीं पहुंच गया और उसने पूछा कि वह किस तरह का हर्जाना चाहता था। उसका शागिर्द समझ गया कि मामला ठीक नहीं था। उसने याद दिलाया कि यह उनका इलाका नहीं था और बेहतर होगा कि वे वहां से चले जाएं। गुंडों के सरदार ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसने कहा कि यह तो केवल बच्चों की नोकझोंक थी और बात यही खत्म कर देनी चाहिए। उसने शरारती लड़के को लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन सुशिन ने उसे रोक दिया। उसने पूछा कि क्या उसने उन्हें जाने की इजाजत दी थी। उसने साफ कर दिया कि अगर उन्होंने आज माफी नहीं मांगी तो उनमें से कोई भी अपने पैरों पर चलकर वहां से नहीं जाएगा। गुंडों के सरदार ने उसे पागल समझते हुए धमकाया और बताया कि यह जियांग गैंग के मुख्य सरदार जियांग हे का बेटा था। उसने पूछा कि सुशिन की बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई। सुशिन ने पलटकर पूछा कि उसके फेंग गैंग के इलाके में आकर जियांग गैंग की ध्वंस दिखाने की हिम्मत उन्हें कैसे हुई। गुंडों के सरदार ने चेतावनी दी कि अगर बात बढ़ गई तो फेंग गैंग भी सुशिन को नहीं बचा पाएगा। अगले ही पल सुशिन ने उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। सुशिन ने शांत भाव से कहा कि वह एक बात भूल रहा था, यहाँ वही फेंग गैंग था और फेंग गैंग ही वह खुद था। उसी समय सैनिकों ने रास्ता खाली कराने की घोषणा की और गैंग लीडर को प्रणाम किया। जमीन पर गिरा गुंडों का सरदार ये देखकर भयभीत हो गया। सुशिन ने अपना परिचय दोबारा दिया और अपना नाम बताया। ये सुनते ही गुंडों के सरदार का चेहरा बदल गया। उसे समझ आया कि उसके सामने स्वयं बॉस सू खड़ा था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी की गुहार लगाई। सुशिन ने उससे सच बताने को कहा कि जियांग गैंग के सरदार का बेटा उसके इलाके में क्या कर रहा था। गुंडों के सरदार ने बताया कि वह जियांग हे का दूसरा बेटा था। घर में पारिवारिक कलह चल रही थी, इसलिए वह वहां नहीं रुकना चाहता था। सुशिन ने उस बच्चे को समझाया कि लड़कियों को परेशान करना अच्छी आदत नहीं थी और उसे चुपचाप माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन शरारती लड़के ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सुशिन ने कहा कि अच्छा इंसान बनना सचमुच बहुत मुश्किल था। जब वह सीधे तरीके से नहीं मान रहा था तो उसे उसके माता पिता बनकर सिखाना पड़ेगा। इसके बाद उसने उसके कान मरोड़ दिए। शरारती लड़का दर्द से चीख उठा। सुशिन ने उसे आदेश दिया कि अच्छे बच्चे की तरह शिन एर से माफी मांगे। आखिरकार शरारती लड़के ने माफी मांगते हुए कहा कि उससे गलती हो गई थी और शिन एर को रोना बंद कर देना चाहिए। गुंडों के सरदार ने डरते हुए सुशिन से पूछा कि क्या अब वे जा सकते थे। सुशिन ने अनुमति दे दी, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह अपने गैंग लीडर से जाकर कहे कि सुशिन को इस पूरी घटना का हिसाब चाहिए। गुंडों के सरदार ने घबराकर पूछा कि अब और किस बात का हिसाब चाहिए। सुशिन ने स्पष्ट किया कि बच्चों का मामला खत्म हो चुका था, लेकिन जियांग गैंग ने उसके इलाके में अपने जासूस बिठा रखे थे।
वह इस बात का हिसाब जरूर मांगेगा। गुंडों के सरदार ने मजबूरी में सहमति जताई। जियाग्यान गैंग के मुख्यालय में जियाग्यान गैंग लीडर जियांग ही के बेवकूफ बेटे पर गुस्सा था। उसने कहा कि उसने ऐसी मूर्खता की और वह भी सुशिन के सामने जाकर फंस गया। उसके अनुसार वह लड़का सचमुच मौत को दावत देकर आया था। कमांडर ने कहा कि सुशिन अब बहुत घमंडी हो गया था और सीधे हिसाब मांग रहा था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन जियाग्यान गैंग लीडर ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने समझाया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल होटियन लेट स्टेज तक थी, जबकि सुशिन हाफ स्टेप शियानतियन तक पहुंच चुका था। कमांडर यह सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या सुशिन सचमुच इतना शक्तिशाली था। जियाग्यान गैंग लीडर ने कहा कि बेकार की बातें करने का कोई फायदा नहीं था। उसने आदेश दिया कि जियांग हे का सिर काटकर सुशिन के पास भेज दिया जाए। कमांडर इस आदेश से भयभीत हो गया और उसने पूछा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही थी। उसने गैंग लीडर से ऐसा न करने की विनती की। जियाग्यान गैंग लीडर ने पूछा कि फिर उनके पास दूसरा रास्ता क्या था। क्या वे केवल जियांग हे की वजह से पूरे गैंग को दांव पर लगा सकते थे। कमांडर के पास कोई उत्तर नहीं था। प्रशंसा की। उसने कहा कि जब वे जियाग्यान गैंग पर सीधे हाथ नहीं डाल सकते थे तो अब किंजू गैंग पर ही वार करना होगा। ली हुआई ने बताया कि सभी भाई केवल उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। सुशिन ने घोषणा की कि उसी रात वे योंगले स्ट्रीट वापस छीन लेंगे। उसके आदेश के साथ ही सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए और हमला शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद किंजू गैंग के शिविर से एक दूत घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने चेन हुन को सूचना दी कि फेंग गैंग ने हमला कर दिया है और योंगले स्ट्रीट पर उनकी भारी हार हो रही है। पूरा इलाका उनके हाथ से निकलने वाला था। ये सुनकर चेन हुन को विश्वास ही नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। दूसरी ओर शा युवानदोंग इस खबर से खुश होकर हंसने लगा। उसे लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिरकार सुशिन को कुछ हासिल नहीं होने वाला था। चेन हुन ने उसे मूर्ख कहा। उसने समझाया कि अगर किंजू गैंग ही खत्म हो गया तो क्या सुशिन शा युवानदोंग को जिंदा छोड़ देगा। ये सुनकर शा युवानदोंग घबरा गया और उसने तुरंत पूछा कि वे लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे थे। उसने जल्द से जल्द कुमुक भेजने का आदेश दिया। चेन हुन ने बताया कि उनकी मुख्य टुकड़ी रास्ते में थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वे सुशिन को रोक पाएंगे या नहीं। अगर सुशिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उनके पास बहुत कम विकल्प बचेंगे। उधर फेंग गैंग के योद्धा लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके हमलावरों ने घोषणा की कि किंजू गैंग अब केवल नाम का रह गया है। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू हो गया और फेंग गैंग की सेना ने किंजू गैंग की रक्षा पंक्तियों को लगातार पीछे धकेलना शुरू कर दिया। युद्ध के बीच मुखिया लुओ ने फेंग गैंग के योद्धाओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने पूछा कि वहां कौन था। सुशिन उसके सामने आया और उसने वरिष्ठ लुओ को बताया कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही थी। उसने कहा कि इस समय फेंग गैंग के युद्ध हॉल में एक मास्टर की जगह खाली थी और वह जानना चाहता था कि वरिष्ठ लुओ इस पद के बारे में क्या सोचते हैं। मुखिया लुओ ने तुरंत मना कर दिया। उसने बताया कि डिप्टी लीडर चेन हुन ने कभी उस पर बड़ा उपकार किया था, इसलिए वह सुशिन की इस मेहरबानी को स्वीकार नहीं कर सकता था। सुशिन ने उसके चरित्र और सिद्धांतों की प्रशंसा की। इसके बाद उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर मुखिया लुओ उसके 3 वार झेल लेता है तो वह तुरंत अपनी सेना वापस बुला लेगा, लेकिन अगर वह 3 वार नहीं झेल पाया तो उसे सुशिन के साथ आना होगा। मुखिया लुओ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि अगर वह 3 वार नहीं झेल सका तो वह गैंग लीडर सुशिन की शरण में आ जाएगा। सुशिन ने इस जवाब की प्रशंसा की और मुकाबला शुरू हो गया। मुखिया लुओ पूरी तैयारी के साथ खड़ा था, लेकिन सुशिन ने अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका पहला ही वार इतना प्रचंड था कि मुखिया लुओ उसका सामना नहीं कर सका और सीधे परास्त हो गया। मुखिया लुओ को अपनी हार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने स्वीकार किया कि वह हार चुका था। सुशिन ने उसे याद दिलाया कि उनकी बात पहले ही तय हो चुकी थी। उसने मुखिया लुओ से कहा कि अब वह अपने भाइयों को लेकर आराम करने चला जाए। मुखिया लुओ ने स्वयं को सुशिन का अधीनस्थ मानते हुए उसके आदेश का पालन करने की घोषणा कर दी। कुछ ही समय बाद एक दूत सुशिन के पास पहुंचा और रिपोर्ट दी कि किंजू गैंग का पूरा इलाका फेंग गैंग के कब्जे में आ चुका था। चेन हुन हार के डर से पहले ही भाग चुका था और उसका कोई पता नहीं था। चेन हुन और उसके साथ मौजूद लोग भागते हुए अंततः ब्लड क्लॉथ सोसाइटी के लीडर के पास पहुंचे। सोसाइटी लीडर मेंग ने उन्हें देखकर पूछा कि अपनी जान बचाने के लिए भागने के बजाय वे दोनों उसके पास क्या करने आए थे। चेन हुन ने बताया कि वे उसके साथ एक समझौते पर बात करने आए थे। सोसाइटी लीडर मेंग ने उनका अपमान करते हुए कहा कि उन दोनों बेसहारा कुत्तों की उसके साथ समझौता करने की आखिर क्या औकात थी। चेन हुन ने फिर एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर सोसाइटी लीडर मेंग किंजू गैंग को वापस पाने में उसकी मदद करता है तो वह गैंग के खजाने में जमा 1 करोड़ लियांग चांदी उसे भेंट करने के लिए तैयार था। 1 करोड़ लियांग की रकम सुनकर सोसाइटी लीडर मेंग का रवैया बदल गया। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वादा किया कि 1 महीने के भीतर वह चेन हुन को किंजू गैंग वापस दिला देगा। चेन हुन ने फिर भी चिंता जताई। उसने कहा कि सुशिन की मौजूदा ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए उसने पूछा कि क्या सोसाइटी लीडर मेंग को सचमुच पूरा भरोसा था कि वह सुशिन को हरा सकेगा। सोसाइटी लीडर मेंग ने शांत भाव से जवाब दिया कि सुशिन से निपटने के लिए उसे केवल एक ही इंसान की जरूरत होगी।